नमस्कार, स्वागत, वेलकम। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान रोज की तरह प्रोग्राम में आ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, कोमोडोर एस बहल और समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ। बहुत स्वागत आप लोगों का। खबरें बहुत सारी हैं। चाइना से खबर है, पाकिस्तान से खबर है, ट्रंप और पुतिन की लड़ाई की खबर है, और इसके अलावा कनाडा से भारत के लिए एक ऐसी खबर जिससे हम सबको चिंतित होना चाहिए। उन सब की बातें हम करेंगे, लेकिन पहले जरा चीन की खबर की बात कर ले। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनके लापता होने की खबरें लंबे वक्त से चल रही थी, वो अब सामने आए हैं और उनकी ये सामने आने की तस्वीर आई है भारत के विदेश मंत्री से मिलते हुए। जी हां, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस वक्त चीन में हैं और उनकी मुलाकात हुई है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से। तो ये दोनों खबरें अहम हैं। वहां पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर का दौरा और चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात, चीन के राष्ट्रपति का अब दुनिया के सामने आना। 15 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ के विदेश मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की है, मुलाकात की है, और इस मुलाकात में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद रहे। उन्होंने इस मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजिंग में अपने साथी एससीओ विदेश मंत्रियों के साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन मैंने उन तक पहुंचाया। शी जिनपिंग के सार्वजनिक रूप से सामने आने के बाद उनको लेकर चल रही अटकों पर भी अब हो सकता है कि कुछ वक्त विराम लग जाए। इससे पहले लंबे समय से चीन के राष्ट्रपति के गायब होने की अटकलें चल रही थीं। शी जिनपिंग कहां हैं? शी जिनपिंग का तख्ता पलट होने वाला है। पार्टी के अंदर जो और प्रेशर ग्रुप्स हैं वो अब शी जिनपिंग को हटा देना चाहते हैं। शी जिनपिंग के करीबी लोगों को, जनरलों को पद से हटाया जा चुका है। तमाम तरीके की बातें हो रही थी और शी जिनपिंग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो अब शी जिनपिंग दिख गए हैं, लेकिन क्या इसका मतलब जो ये सारी चर्चाएं थीं वो चर्चाएं सिर्फ कोरी अटकलें थी निकली, या फिर इनमें अभी भी कोई दम है? इस पर हम लोग आज जो है वो चर्चा करेंगे। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए जो शी जिनपिंग की तस्वीरें आई हैं, और विदेश मंत्री की उनसे मुलाकात भी हुई। अच्छा, इन सबको सबसे ज्यादा बल तब मिला जब वो ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स समूह के शिखर सम्मेलन में भी नहीं गए। 2013 में ये सत्ता में आए थे और उसके बाद से शी जिनपिंग कभी ब्रिक्स समिट से दूर नहीं हुए थे। इस बार उन्होंने ऐसा किया। तो अब आइए शुरुआत पहले हम इसी बात से कर लेते हैं कि शी जिनपिंग सामने आ गए। बहल साहब, क्या मतलब? अब जो हमने भी चर्चा की इस बारे में जी कि जो है कुछ दिक्कत चल रही है शी जिनपिंग को, वहां तख्ता पलट की आहट है, वो सब बातें गायब। देखिए, क्या ये भी एक मेजर रीजन हो सकता है कि वो सामने आए, क्योंकि ये बातें बहुत चल रही थी कि शी जिनपिंग या तो बीमार हैं या उनको जो प्रोमिनेंट जनरल्स हैं, जो वाइस चेयरपर्सन हैं, क्या वो उनको रिमूव करना चाहते हैं। वांग की बात कर रहा हूं मैं, तो क्या वो रिमूव करना चाहते हैं उनको, जैंग उनको क्या रिमूव करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी अड़चने जो उनके बारे में या बातचीत चल रही थी कि शायद वो बीमार हैं या शायद उनको हटाया जा रहा है। लेकिन एक चीज तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि उनके पास जो पहले पावर्स थी शायद वो पावर्स में कमी आ गई है। और दूसरी चीज ये है कि जितना कम वो इंटरनेशनल मीडिया से अब इंटरैक्ट कर रहे हैं, जैसे पहले तो रोज ही इनका कुछ ना कुछ इंटरैक्शन, इनके बारे में कोई ना कोई न्यूज होती थी, लेकिन आजकल इनके बारे में ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हो रही। तीसरा ये अपॉर्चुनिटी था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस की जो डेलीगेशन थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, जब वो मिलने आती है तो विश्व के सामने सडनली उनको प्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये प्रेजेंट किया गया उनको। अच्छा। ना कि उनकी पावर्स में कोई वृद्धि हुई है या वो बिल्कुल उसी तरह जोश से वापस आ गए जैसे पहले थे। तो वहां चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चल रही है, उसके इंटरनल जो भी फैक्शंस हैं, वो लड़ाई अभी भी जारी है आपको लगता है? वो लड़ाई बिल्कुल जारी है, क्योंकि जो हु जिनताओ का फैक्शन है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। जिस हिसाब से उनको निकाल दिया गया था एक कांग्रेस के अंदर, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के अंदर, उनको आपको याद होगा कुछ साल बाजू पहले पकड़ के हटा था। हाँ, बाजू पकड़ के उनको लेके गए थे। वो कई जनरल्स को पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो एक बहुत पॉपुलर लीडर थे और वो सबको साथ लेके कोलैबोरेटिव अप्रोच करते थे। और जो शी जिनपिंग की अप्रोच है वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक रही है, ऑटोक्रेटिक रही है, और आपने देखा किस हिसाब से उन्हें कई जनरल्स के ऊपर एक्शन लिया था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और देखें आजकल के हालात में, तो कई इंपॉर्टेंट जनरल्स जो इनके साथ, इनके क्लोज थे, उनको निकाल दिया गया था। आप कह रहे हैं कि इन सारी बातों पर फिलहाल कुछ विराम लगाने के लिए शी जिनपिंग को प्रस्तुत किया गया, या उन्होंने फैसला किया कि मुझे अब जाना चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया में मुझे दिखना चाहिए। एनीवे, हम जरा भारत की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री गए थे चीन, एससीओ के ही डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग में। इससे पहले अब विदेश मंत्रियों की बैठक में गए हैं एस जयशंकर।
क्योंकि वहां पर एससीओ समिट होने जा रहा है इस साल चाइना में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से पहले ये दोनों मुलाकातें या दोनों दौरे जो हैं डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर के, ये बड़े अहम हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत और चीन के रिश्ते सुधरेंगे तो कितने सुधरेंगे, उसमें क्या कोई प्रगति दिखाई दे रही है? इस पर क्या कहा है विदेश मंत्री ने चीन से, वो आप सुनिए। Bilateral relationship, as you have noted, has been steadily improving since the meeting of Prime Minister Modi and President Xi Jinping in Kazan last October. I'm confident that my discussions on this visit will maintain that positive trajectory. The 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. The resumption of the Kailash Mansarovar Yatra is also widely appreciated in India. Continued normalization of our ties can produce mutually beneficial outcomes. The international situation as we today is as neighboring nations of major economies, an open exchange of views and perspectives between India and China is very important. तो आपने विदेश मंत्री की जो बात सुनी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है इस मुलाकात को लेकर के। आप अगर देखें तो जो टोन भारत की है वो टोन है रिकंसिलिएशन की, कि रिश्ते बेहतर हों, हम अपने रोड ब्लॉक्स जो रिश्तों में हैं उनको दूर करें। तो भारत चीन के साथ संबंध सुधारना चाहता है, ये हमारा पक्ष है, लेकिन क्या चीन ऐसा चाहता है? त्रिपाठी जी। नहीं, बिल्कुल चीन भी वही चाहता है। चीन के पास भी कोई और विकल्प नहीं है। और जिस कैलाश मानसरोवर यात्रा का जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर, 5 साल बाद शुरू हुई है, बाकायदा चीनी विदेश मंत्रालय ने भारतीय पत्रकारों को वहाँ ले जाकर एक तरह से कहें कि जो फैसिलिटेट करना होता है वो किया। और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से छोटे छोटे वीडियोज बनवाए गए, जिसको हम प्रोपेगेंडा वीडियो कहें या जो भी कहें, पॉजिटिव मैसेजिंग के लिए वो इस्तेमाल किया गया। पिछले कुछ समय में चाइनीज जो स्पोक्स पर्सन है वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि भारत और चीन ये बरसों पुरानी सभ्यता है, हमारे बीच में किस किस तरह के रिश्ते हैं। वो बीच बीच में एक आध ऑन ऑफ छोड़ दें, कुछ कभी तिब्बत पर और दलाई लामा पर। तो पिछले करीब 6 महीने से लगातार चीन की तरफ से एक अच्छा संकेत दिया जा रहा है। आपने वीडियो वाली बात जो बताई, किसके वीडियोस बना के डाले जा रहे हैं? जो कैलाश मानसरोवर पूरा इलाका है उसके वीडियोस बनाए गए। चीनी मीडिया डाल रहा है। चीनी मीडिया डाल, चीन के स्पोक्स पर्सन बाकायदा जो चाइनीज एक्सटर्नल, मतलब वो भी इस बात को आगे मतलब दिखाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं और वो ये बता रहे हैं कि कैसे क्या कुछ है, वो उसको बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जिस तरह से अमेरिका ने एक अनप्रेडिक्टेबल से ट्रंप दिख रहे हैं दुनिया भर में जो उनकी स्थिति है, तो चीन के लिए भी इतना आसान तो नहीं है ना। और अगर एक चीज ध्यान से देखें, क्योंकि चीन की फितरत खराब है, कम्युनिस्ट कंट्री है, उसमें भी वो डिक्टेटर है, अगर डेमोक्रेसी होती तो शायद कुछ बात बनती। उसको अगर आप यूं देखें कि लगभग 150 करोड़ के दो देश हैं आबादी के लिहाज से। 300 करोड़ अगर हो गया, दुनिया में 800 करोड़ और 300 करोड़ तो ये तो इतनी बड़ी ताकत है कि किसी को भी झुका सकते हैं। लेकिन चूंकि ये दोनों लड़ते हैं तो अमेरिका को भी एक लाभ मिलता है, ये दोनों लड़ते हैं तो दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो भी थोड़ा सा संतुलन करने की कोशिश करते हैं। ये बात चाइना को भी समझ में आ रही, क्योंकि वो ढलान पर है, उसकी बहुत सी चीजें कट रही हैं। और भारत को तो इसलिए समझ में आ रही कि भारत ऊपर जा रहा है, उसको लगता है कि कहीं भी कोई एक छोटी सी गलती उसको फिर इंडिया के लिहाज से देखें तो भाई हमें चीन के साथ झगड़ा करके क्या हासिल होने वाला है? कुछ भी नहीं। हम तो चाहेंगे कि उससे हमारे बेहतर संबंध हो, लेकिन इस बीच भारत की मैसेजिंग भी, मैंने आपसे कहा कि हम लोग बड़ा पॉजिटिव टोन दिखा रहे हैं, लेकिन एक आध जगहों पर हमने मिक्स्ड मैसेजिंग भी की है। अभी दलाई लामा का जो जिक्र हुआ, दलाई लामा का जन्मदिन, दलाई लामा के जन्मदिन के अंदर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर का जाना, प्रधानमंत्री का उनको जन्मदिन की बधाई देना और दलाई लामा का लद्दाख का दौरा करना, ये सारी बहुत बड़ी बातें हैं और ये चीन को बहुत चुभी होंगी ये सारी बातें। सर देखिए, अभी जो जिनपिंग से मुलाकात हमारे विदेश मंत्री जी की हुई है, सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई मुलाकात हो गई। तो एक तो ये अच्छी खबर है, जैसे कि हम लोग विश्व बंधुत्व और कल्याण की बात करते हैं तो शी जिनपिंग स्वस्थ है, ये भी हम सब लोगों के लिए अच्छी बात है कि ठीक है स्वस्थ हैं। अब वो गायब थे और मैं बहल साहब की इस बात से सहमत हूँ कि उन्हें पेश किया गया है। और इससे बेहतर मौका कब हो सकता है कि जब एससीओ के सारे विदेश मंत्री हों, तो डिप्लोमेटिकली दिस इज़ द गुड टाइम टू प्रेजेंट हिम। तो भाई ठीक है, अभी उनके नियंत्रण में ऐसा चल रहा है, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं थी इस तरह की। एससीओ की बैठक में वो जब हो जाता और जब मुलाकात होती तो मुलाकात हो जाती, लेकिन जिनपिंग के साथ उनके पिक्चर
दिखाना और उनकी मुलाकात करना ये बता रहा है कि वहां पर जरूरत है उनको ये बताने की सब कुछ ठीक ठाक है। मोदी जी का दौरा होगा फिर मतलब चीन का समिट में? अब ये एससीओ की समिट के बाद, विदेश मंत्री जी की बैठक के बाद, क्योंकि ये विदेश मंत्री जी की बैठक ही समिट को लेकर है, एक तरह से समझना चाहिए। तो यहाँ पर कितनी प्रोग्रेस होती है वो तय करेगा कि हमारे प्रधानमंत्री का वहाँ पर एससीओ समिट में दौरा होता है कि नहीं होता। मुझे लगता है कि दौरा होगा ही संभावना, क्योंकि हम रिश्ते ठीक करना ही चाहते हैं और चीन की तो मजबूरी भी है। 100 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट हमारा है, तो इसका मतलब 100 करोड़ उनको उसके खाते में जा रहा है, उसके खाते में जा रहा है ना। 100 बिलियन डॉलर जो है, सॉरी, तो 100 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिसिट है वो तो उनके खाते में जा रहा है, उसका फायदा उनको है। गलवान के बाद अभी तक में कोई बहुत बड़ा फ्रैक्शन उस तरह से नहीं हुआ। और ये जो आप तिब्बत की बात कर रहे हैं, तिब्बत पर तो हम दोनों का स्टैंड क्लियर है और ये केवल एक डिप्लोमेटिकली हम लोग पेश करते हैं, उसमें कोई पोस्चरिंग है, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। लेकिन अभी गलवान के बाद ऑफ सिंदूर में जो चीन ने पाकिस्तान की मदद की है वो तो एक फैक्टर है ही। क्या आपको लग रहा है कि भारत अब उसे भी इग्नोर करने के लिए तैयार है संबंध सुधारने के लिए? नहीं, मुझे लगता है भारत उसे इग्नोर नहीं करेगा, उससे अलर्ट जरूर रहेगा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, चीन तो बांग्लादेश को भी सपोर्ट कर रहा है। कहा जा रहा है कि चीन ने म्यांमार में अंदर जो उल्फा के उग्रवादी है उनको हथियार और ट्रेनिंग चीन में बुला कर दी है और वो भारत के अंदर जो असम में गतिविधियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो भारत इस बात को जानता है कि भाई जब भी जरूरत पड़ी है भारत को कमजोर करने की, चीन ने विद्रोही गुटों को मदद की है या दुश्मन देशों को मदद की है। लेकिन अब परिस्थितियां जिस तरह से ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल राजनीतिज्ञ बन गए, अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन और अमेरिका के बीच संबंध जिस तरीके से तनाव है, भारत और अमेरिका के बीच में जिस तरीके से अभी तनाव है, जैसा अमेरिका और चीन के बीच में खुला तनाव है, ऐसे भारत के बीच में नहीं है। 9 तारीख की डेडलाइन दी थी ट्रंप ने कि भाई भारत के साथ एक समझौता होना चाहिए व्यापार ट्रेड को लेके, अभी तक वो हुआ नहीं है, तो अंदर बातचीत चल रही है लेके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत भी इस बात को समझता है और चीन भी इस बात को समझता है कि दोनों पड़ोसी है, दोनों आर्थिक ताकत है, दोनों बड़े देश है, तो दोनों को मिलकर चलना चाहिए। और जो द्विपक्षीय वार्ता में जो गतिरोध है उन्हें दूर कर हम क्या नया बिजनेस कर सकते हैं और अमेरिका के बिना भी अपने व्यापार को कैसे बढ़ा सकते हैं, दोनों की भी लगता है इस समय मजबूरी है। और भारत तो वैसे भी सबके साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश करता है और उम्मीद कीजिए कि ऐसा ही होगा। कोई कमेंट है अगली? जी, एकदम सकारात्मक दिशा में प्रोग्रेस कर रही है हमारी रिलेशनशिप, ये कहा है हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, बिल्कुल सही कहा है। जैसे कि अक्टूबर 2024 के अंदर इतना बड़ा एग्रीमेंट हुआ था जिसमें पेट्रोलिंग डेमचौक और एक और जगह है, उसमें इतनी प्रॉब्लम थी वहां पे, तो वो सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। अब ज्वाइंट पेट्रोलिंग चल रही है वहां पे, और ज्वाइंट पेट्रोलिंग का मतलब है अलग अलग टाइम पे हमने डिसाइड किया। लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने 2-3 चीजें और बड़ी महत्वपूर्ण कही थी वहां पे। पहली चीज कही थी, जो ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज चीन फॉलो कर रहा है, यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी है रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर, और साथ में जो हाई यील्ड फर्टिलाइजर्स हैं जो चीन हमको नहीं दे रहा, उसके बारे में उन्होंने वो अपना रिक्वेस्ट को किया। और साथ में ये भी कहा कि जो ट्रैवल एक दूसरे कंट्रीज के अंदर जो चीन चाहता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स हो दोनों के बीच में, तो शायद उस पर भी प्रोग्रेस होगा आने वाले समय में। चलिए आइए अब पाकिस्तान की बात करते हैं। मैंने आपको कल एक खबर बताई थी कि पाकिस्तान की सेना के एक पूर्व अधिकारी ने मेजर माफ कीजिएगा आदिल राजा, जो बागी हो गया है, विदेश में रहता है, उसने कहा कि आसिम मुनीर ने, मतलब वहाँ की फील्ड मार्शल ने, ये अपने डीजी आईएसआई को, वो भी आसिम मलिक, तो इसको टास्क दिया है कि भारत में आतंकवादी हमले कराओ अपने प्रॉक्सीज के जरिए। तो मतलब ये दो आसिम मिलकर एक आतंकी प्लान बना रहे हैं, आसिम मुनीर और दूसरा डीजी आईएसआई आसिम मलिक। दोनों के लिए लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ये टूल्स हैं, और इनके आतंकवादी वो जो चाहेंगे वो करने के लिए हमेशा तैयार रहे, और उन्होंने भारत में कई हमले किए हैं। अगस्त में दिल्ली और मुंबई में आतंकी हमले का इन लोगों ने एक प्लान बनाया, ये आदिल राजा ने कहा। अब ये जानकारी पाकिस्तान का एक रिटायर्ड मेजर दे रहा है, जिसके सोर्सेज हैं वो कहता है आईएसआई में और पाकिस्तान की आर्मी में, तो उसकी बात को यूं ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। कल ही मैंने आपको खबर बताई थी, आज मैं आपको आदिल राजा का बयान सुनाने जा रहा हूं। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि वो एक और पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी पर्सन से बात कर रहा था, और उसने कहा कि मेरे सोर्सेज ने बताया है कि आसिम मलिक को कहा है आसिम मुनीर ने कि हमला कराओ भारत में, बदला लो बलूचिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उसका। तो वो व्यक्ति दूसरा पूछता है कि भाई आसिम मलिक ऐसा क्यों, आसिम मुनीर ऐसा क्यों चाहेगा, वो क्यों भारत के साथ रिश्ते खराब करना चाहेगा, और भारत तो कह चुका है कि भाई हमला हुआ तो मैं भी हमला करूंगा। तो उसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सुनिए। इस वक्त वन विंडो ऑपरेशन पाकिस्तान में आपको पता है कि वो अवेलेबल है आसिम मुनीर के जरिए या आसिम मलिक के जरिए, वो उसी को चलाना चाहते हैं। हमने पहलगाम के अंदर रिस्पॉन्स किया, जाके वहां पे लश्कर तैयबा वगैरह को छोड़ा, और आजकल खुलेआम उनको इजाजत है पाकिस्तान में ऑपरेट करने की। पॉलिटिकल कवर के अंदर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नाम से लश्कर तैयबा को इजाजत है।
पहले उन्होंने एमएमएल नाम की एक पार्टी बनाई थी, उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन पीएमएमएल को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि अब वही काम, और ये कोई नई चीज नहीं है सर। आपको भी पता है मुशर्रफ दौर से पहले टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स होता था। अब जैसे वो करते थे, यहाँ से हम करते थे। हाँ, तो उसी में 26/11 वगैरह हुआ है, तो उसी चक्कर में उसी आइडियोलॉजी के तहत मुला मिलिट्री अलायंस को रिवाइव करके, लेकिन सर वो हालात अब रह नहीं गए। लेकिन आप उन्हीं हालात को दोबारा से रिवाइव करने के चक्कर में अभी अगस्त में मेरी इतलात ये है कि मुबैना तौर के ऊपर प्लान किया गया है, मेनलैंड के अंदर, कश्मीर में नहीं, न्यू दिल्ली और इंडिया को टारगेट करने का प्लान इनका जो है वो चल रहा है। और अब प्लान हमने एक्सपोज कर दिया है, तो अभी पता नहीं उसको ऊपर नीचे करेंगे, लेकिन अंदर से प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो बलूचिस्तान के रिस्पॉन्स में, माइंड यू, बलूचिस्तान के रिस्पॉन्स में ये करना चाह रहे हैं, स्टेट एक्टर्स ये काम कर रहे हैं। तो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए पॉलिटिशियंस को पाकिस्तान में भी कंट्रोल किया जाता है, और इनके ऊपर पैट्रोनेज फुल फ्लेज आईएसआई और एमआई की है। सर मैं और आप फौजी हैं, हमें ये बात पता है, एज अ प्रूफ पता है, तो हम क्यों ये झूठ बोलें, दरमियान में 2 नंबरी फिर करें। अच्छा, वो बात आई नहीं इसमें आगे। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पूरा स्टेटमेंट ये सुना है। तो इसने दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि वो भी आर्मी का ही है पाकिस्तान की, कि वो क्यों करेगा ऐसा। तो ये जवाब देता है आदिल राजा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कोई पाकिस्तान का लोकप्रिय नेता तो है नहीं, पाकिस्तान की जनता का हीरो तो नहीं है वो। जनता तो आर्मी को पसंद नहीं करती, खास तौर पर इमरान खान के जितने सपोर्टर्स हैं वो सबसे पॉपुलर आदमी है, वो तो अब दोबारा मोर्चा खोलने वाले हैं आसिम मुनीर के खिलाफ। इमरान खान जेल से बैठ करके जो अपनी बहन के जरिए या नेताओं के जरिए जो पोस्ट सोशल मीडिया पर करवाता है, वो क्या कहता है कि अब वक्त आ गया है इस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर एक ऐलान जंग सॉर्ट ऑफ करने का। तो आदिल राजा का कहना यह है कि जनता के बीच में वो अलोकप्रिय है, और अपनी आर्मी के उसके लिए कुछ मैटर अगर करता है तो वो ये कि मैं अपनी आर्मी और उसके जनरलों, उसके और अफसरों की नजर में मैं हीरो बना रहा हूं, और उसके लिए ये उसकी डेस्परेशन है कि वो भारत के साथ कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करता रहे। ये सूट करता है उसको। मतलब हमारे यहां ये लगता है, कन्वेंशनल थिंकिंग ये है, भारत ने स्टैंड लिया, हमला होगा तो हमले का जवाब बहुत बड़ा होगा। तो वो आदिल राजा ये कह रहा है कि वो तो ये चाहता है, आसिम मुनीर ये चाहता है, क्योंकि उसका सर्वाइवल इसी बात पे टिका हुआ है कि भारत के साथ तुम किसी तरीके से लोहा लेते रहो। एक यही चीज है जो जनता की नजरों में भी और वहां की आर्मी की नजरों में भी आसिम मुनीर का कद बनाए रखेगी। गलत तो नहीं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सौरव जी। पाकिस्तान आर्मी का वजूद क्या है कि कोई थ्रेट होगी, थ्रेट कहां से होगी? भारत से होगी। और थ्रेट के लिए कोई रीजन है? हाँ, कश्मीर है, वो तो उनका जुगलर वेन है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं, और वो बार बार इन्हीं चीजों को बोलते हैं मुनीर। और साथ में पाकिस्तान आर्मी एक बिजनेस है, वहां पे 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करती है उनकी 50 जो टैक्स नहीं देती, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 2 लाख करोड़ की रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के वो होल्डर हैं। इसको साथ में रखते हुए देखिए, जब भी पाकिस्तान के अंदर इंटरनल सिचुएशन खराब होती है, अब जैसे कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, इमरान खान की जो पार्टी अब सड़कों पे आ रही है, पीटीआई, और वो एनकरेज कर रही है सबको कि 5 अगस्त को एक मेजर रैलीज होंगी, उसके बाद से वो कोशिश करेंगे कि इमरान खान को छुड़ाया जाए। और इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, उनका एक रुतबा है पाकिस्तान के अंदर। इसको अगर हम साथ में रखें और बलूचिस्तान की सिचुएशन को साथ में रखें, और जो उनका तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो रोल वहां पे खैबर पख्तूनवा एरिया में, उसको देखें, और पीओके के अंदर जो हलचल चल रही है उसको देखें, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि देश की अटेंशन को अगर आपने डाइवर्ट करना है। आपने देखा ऑप सिंदूर के अंदर पूरा का पूरा पाकिस्तान यूनाइटेड हो गया था, यहां तक कि ऑपोजिशन पार्टीज भी जनरल मुनीर के साथ थी। तो ये एक रीजन जरूर है। उनको क्या फर्क पड़ता है कि कितने पाकिस्तानी मर रहे हैं, कितने हिंदुस्तानी मर रहे हैं, क्योंकि उनका तो बिजनेस चल रहा है। बस एक चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा, जब तक हम इन जनरलों को टारगेट नहीं करते, आतंकवाद को हम बंद नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर। रोका किसने? करें टारगेट, बिल्कुल, और यही चीज है, बिल्कुल करना चाहिए। अब जैसे सुलेमान को टारगेट किया गया है, जैसे नसरुल्लाह को टारगेट किया गया, हम क्यों ना टारगेट करें ऐसे जनरल्स को जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं? एक्चुअली वही तो आतंकवादी है, वही तो लीडर है आतंकवादी। अब जो आदिल राजा कह रहा है, जैसे उसने बड़ी फ्रैंकली बात की कि हम दोनों फौजी हैं, जो 2 लोग बात कर रहे हैं, हम क्यों इस सच को ना बोलें कि पाकिस्तान हमले कराता है प्रॉक्सीज के जरिए? भारत में तो कराते ही, वो कह रहे हैं अपने नेताओं पे भी कराता है, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन को भी कंट्रोल करने के लिए लश्कर तैयबा जैसे आतंकियों का जो है वो हाथ लेता है। और वो इसके बाद ये जो खबर उसने दी है कि भारत में बड़े हमले की तैयारी कर रही है आईएसआई।
नहीं, देखिए उस पर तो हमारी एजेंसियों को और सरकार को, सेना को बहुत सतर्क रहना होगा। जो आदिल कह रहे हैं उसको यूं भी तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि पिछले कुछ समय में जो पाकिस्तान में नेता बना वो कुछ समय के लिए परिदृश्य से गायब रहा, लगा कि जैसे आईएसआई ट्यूटोरियल चला रही है और उसके बाद अचानक एक मुद्दा बनता है और उसमें वापस आता है। लेकिन अगर वो एक समय के बाद उसको लगता है कि नहीं मैं प्रधानमंत्री हो गया हूं, तो उसका हर्ष क्या होता है? उसका हर्ष वही होता है जो इमरान खान का हो रहा है, जो जेल में पड़े हुए हैं, उनके सारे नेता जेल में पड़े हुए, उनके बेटे कह रहे हैं कि वो आएंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये तो जरूर है, जो सवाल आपने बड़ा ब्लंट सा एकदम, आज जो लोग कहानी कुर्सी की देख रहे हैं, आपने सीधा पूछा कि रोका किसने है, तो सीधे सीधे उड़ा दो तो ठीक है। अमेरिका तो बहुत से ऐसे ईरानी जो कमांडर हैं उनको उड़ाता रहा है, इजराइल उड़ाता है। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने दुश्मनों को उड़ाते रहे। भारत में ये सब प्रैक्टिस नहीं रही है। भारत में तो अंदर घुसकर मारने की भी प्रैक्टिस नहीं रही है। मुझे लगता है ये शायद नेक्स्ट लेवल होगा अगर ऐसा कोई जिसको हम कहते हैं ना कि इस बार का कोई ऐसा आतंकवादी हमला होता है, और ये जो चेन ऑफ इवेंट्स है जो हुई है कि मुनीर ने यहां बोला, मुनीर ने यहां बोला, मुनीर ने ये बात कही, और उन सबको जब जोड़कर देखेंगे तो जैसे इस बार बहावलपुर या मुरीदके या जो दूसरे अड्डे ध्वस्त किए गए थे, शायद इस बार कोई ऐसा अड्डा होगा जहां ये भाई साहब, मतलब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पेट इनका ऊपर की तरफ होगा और ड्रोन गिर जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो निशाने पर अब आ सकता है, क्योंकि भारत की भी नीति बदली है, भारत की क्षमता बेहतर हुई है। छुपा था जाकर के। हाँ बिल्कुल, ये राष्ट्रपति भागे थे, इनके थे, ये भागे थे। अब एक खबर आपको मैं अगली दे रहा हूं, ये ट्रंप से जुड़ी हुई खबर है, लेकिन भारत से भी जुड़ी हुई है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को, मतलब पुतिन को, यूक्रेन से जंग खत्म करने की एक और डेडलाइन दी है और बहुत दबाव बनाया है, और ये कहा है कि 50 दिनों के अंदर यूक्रेन के साथ डील कर लो, मतलब यूक्रेन के साथ, हमारे साथ, यूक्रेन, अमेरिका और रूसिया, ये डील कर लें, वरना मैं बहुत बड़ी सैंक्शंस लगाऊंगा पुतिन के ऊपर, रशिया के ऊपर। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत नाखुश हूं पुतिन के रवैये से, क्योंकि पुतिन अब किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। पुतिन ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया युद्ध खत्म करने में। फोन पर वो कुछ और कहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और उसके बाद जाकर के बॉम्बिंग कर देते हैं कीव के ऊपर, यूक्रेन की राजधानी के ऊपर। लेकिन जो इन्होंने इस बार शब्द इस्तेमाल किए वो सुनिए। उन्होंने कहा कि इस बार मैं सेकेंडरी टैरिफ लगाऊंगा, और 100% सेकेंडरी टैरिफ लगाऊंगा। सेकेंडरी टैरिफ क्या होता है भाई? टैरिफ, प्राइमरी टैरिफ का मतलब तो एक देश के ऊपर आपने लगा दिया टैरिफ कि भाई तुम्हारा ये सामान जो है इतना महंगा हो जाएगा मेरे देश में। सेकेंडरी टैरिफ क्या है? सेकेंडरी टैरिफ है कि उस देश के साथ जितने और देश व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाऊंगा। मतलब रशिया से जो जो भी देश हम भी व्यापार करते हैं, हम तेल खरीदते हैं उससे, जैसे बहुत तेल खरीद रहे हैं आजकल हम, तो अब रशिया ये कह रहा है कि मैं, भारत और ऐसे जितने देश होंगे, नाम नहीं लिया भारत का, लेकिन सेकेंडरी टैरिफ का मतलब ये है अब मैं इन देशों के ऊपर टैक्स लगाऊंगा अगर इन्होंने रशिया के साथ व्यापार बंद नहीं किया तो उनका कहना यह है कि अब हम जो इकोनॉमिक सोर्स है जिसके दम पर ये लड़ाई खींच पा रहे हैं पुतिन, उस पर प्रहार करो। जो जो देश इसके साथ बिजनेस कर रहा है उन पर टैक्स लगाओ। सुनाते हैं ट्रंप की बात आपको। आज आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपको पता चला है हम रूस से बहुत नाखुश हैं। मैं भी नाखुश हूँ, लेकिन हम इस पर किसी और दिन बात करेंगे। और अगर 50 दिनों में कोई समझौता नहीं हुआ तो हम बहुत बड़े टैरिफ लगा देंगे, करीब 100% टैरिफ। आप इन्हें सेकेंडरी टैरिफ कहेंगे। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है, लेकिन आज हम किसी और चीज़ पर बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने रूस और यूक्रेन के साथ इस युद्ध पर करीब 350 अरब डॉलर खर्च किए हैं। ये मेरा युद्ध नहीं था, ये बाइडेन का युद्ध था। मैं आपको इससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं राष्ट्रपति पुतिन से निराश हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि 2 महीने पहले ही हम एक समझौता कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तो इसी आधार पर अगर 50 दिनों में कोई समझौता नहीं होता है तो हम सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। ये बहुत आसान है, और ये 100% पर होंगे। ये और भी आसान हो सकता है, लेकिन ये ऐसा ही है। मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये वहां के कुछ सांसद जो हैं अमेरिका के, पहले भी कह चुके हैं कि ये युद्ध रुकवाने का यही तरीका है कि इससे व्यापार करने वाले देशों के ऊपर टैक्स लगाओ। उसके लिए वो बिल लाने की भी बात कर रहे थे। 500% टैरिफ लगाने की बात जो है वो हो रही थी। सर, हमें चिंता की बात है हमारे लिए? चिंता की बात है, लेकिन कोई ऐसी धमकी से इतनी चिंता करने की बात नहीं है। ट्रंप साहब कितनी बार टैरिफ को लेकर अलग अलग बयान देते रहे हैं लगातार, और अब उनको समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो ताकत है अमेरिका की,
कई बार होता है ना, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। वैसी स्थिति में अमेरिका पहुंच रहा है। ये रोज रोज की धमकी से दुनिया भर के देशों में आपने देख लिया कि टैरिफ को लेकर क्या बिहेवियर रहा है, क्या रेस्पॉन्स रहा है। किसी ने उनकी परवाह नहीं की और उन्होंने ही अपने सारे बयान को बदला है। अब वो एक पुतिन से निपट नहीं पा रहे तो क्या डबल सेकेंडरी टैरिफ लगाकर वो हिंदुस्तान से, और उससे हिंदुस्तान ने तो पहले भी जब रशिया से पेट्रोल ले रहे थे, आप ऑयल, क्रूड ऑयल ले रहे थे, तब भी नहीं रुके। अब सब लोग अपनी डिप्लोमेसी अपने हिसाब से करते हैं। ये ठीक है कि ट्रेड और टैरिफ जो है बहुत सारी बातें, और एक ये डिप्लोमेटिक प्रेशर के तौर पर, या जो पहले होता था कि युद्ध की तरह से, उसके बजाय ये युद्ध जो है, टैरिफ युद्ध जो है वो चलता है। लेकिन मुझे नहीं लगता, डेडलाइन तो बढ़ जाती है। 50 दिन की डेडलाइन दी है पुतिन को, वो तो फिर 50 दिन और दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इससे, न तो पुतिन पीछे हटने वाले हैं और न हिंदुस्तान को तो इसकी ज्यादा चिंता हमारे करने लिए की कोई अर्जेंट कंसर्न मुझे नहीं लगता, चीज नहीं है। मुझे समीर जी, देखिए, अभी ट्रम्प साहब कह रहे थे कि मैं पुतिन से निराश हूं। आधी दुनिया तो ट्रम्प से भी निराश है, जिस तरीके से वो ट्रैफिक सब वो पे तो लगा दादा रहे हैं। समझता है ना, लेकिन अपने आप को सर, लेकिन होते रहो आप निराश। ठीक है ना, आप लगा दीजिए 50% टैक्स। अभी आपने कहा है कि भाई 50 दिन का समय दे रहे हैं, मैं उसके बाद 100% टैक्स लगाऊंगा। 50 दिन के बाद आप फिर डेडलाइन बढ़ा दोगे। आपने दुनिया के तमाम देशों पर जो टैरिफ लगाया था, ट्रम्प टैरिफ, आपने 1 अगस्त की डेडलाइन दे दी है। 1 अगस्त को आप कह दोगे हमारी बातचीत चल रही है, हमने लेटर भेजा है, मीटिंग हो रही है, फिर आप 15 दिन बढ़ा दोगे। और रशिया और रूस अब उस स्तर से पहुंच गया कि पुतिन अब बहुत अमेरिका को गंभीरता से नहीं लेता है। जिस स्टेज पे वो चलेगा, या तो वो कह देगा ठीक है आपको जो करना है आप करो, मैं देख लूंगा, या तो रशिया इस मामले में बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, 50 दिन के अंदर मामले को निपटा देंगे। यूक्रेन से उनको जो हिस्सा लेना है वो जीत कर अपने कब्जे में कर लेंगे। या मुझे लगता है कि चीन उनको जो समर्थन दे रहा है, यह लड़ाई या तो बहुत बढ़ेगी या खत्म होगी। अब ये नॉर्मल स्थिति रहने वाली नहीं है 50 दिन के बाद। किया क्या, धमकी तो दी है रशिया को और हमको लपेट लिया साथ में। अब क्या किसी भी सूरत में कोई इंडिकेशन पुतिन की तरफ से आ रहा है क्या कि वो युद्ध रोकने वाले हैं? देखिए, 50 दिन क्यों दिए गए? अभी एक दिन पहले, कुछ दिन पहले जो बात हुई थी ट्रंप की फोन कॉल से, नियरली 1 घंटे की बात हुई पुतिन से, तो उन्होंने कहा मैं उससे कॉल से बहुत निराश हूं। मुझे तो क्या लग रहा है कि इनकी कोई डील हो गई है कि 50 दिन के अंदर रशिया को मारने दो, यूक्रेन को, उसको अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने दो, और उसके बाद मैं कहूंगा मैंने युद्ध रुकवाया है। और साथ में मैं अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का सामान बिकवाऊंगा नाटो को, जो नाटो आर्म्स देगा यूक्रेन को, तो सभी का फायदा है, ट्रंप का फायदा है, ट्रंप की कंट्री का फायदा है। ये तो बड़ी विरोधाभासी बात है कि आप पुतिन से कह रहे हो 50 दिन में युद्ध रोको, और खुद कह रहे हो कि मैं रशिया को हथियार दूंगा, यूक्रेन को हथियार दूंगा। इन्होंने मंजूरी दे दी हथियार देने की। बिल्कुल, और साथ में कैसे दी है कि पैसा इनको मिलेगा नाटो से, और नाटो देगा उसको हथियार, चाहे वो पैट्रियट है या 155 मिलीमीटर शेल है या दूसरे हैं। लास्ट चीज मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि फायदा इस समय पुतिन को है, और ये वॉर मैं देख रहा हूं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है टुवर्ड्स पीस, और वो पीस होगी 50 दिन के अंदर। त्रिपाठी जी, एक आपका कमेंट इस पर कि क्या रशिया से व्यापार करने का हमें कोई खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? नहीं, देखिए, अभी तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिखती है। और अगर ये इसी तरफ जाएगा तो मैं अभी तक के जो ट्रंप के लगभग उन्होंने 1 दर्जन देशों पर टैरिफ लगाया है, यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ प्रपोज कर दिया है 30% का, और उसके बाद जो वहाँ की यूरोपीय यूनियन कमीशन के जो चेयरपर्सन हैं और जो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, उनका जो रिस्पांस रहा है, क्योंकि ट्रेड डील ही उनसे भी चल रही है। दरअसल ट्रंप बड़ा विचित्र व्यवहार कर रहे हैं, सबसे वो ट्रेड डील कर रहे हैं और धमका लगातार रहे हैं कि कोई तो उनकी धमकी से डर जाए। अब ये जो भारत का मसला है, 9 जुलाई लास्ट डेट थी, अभी वो डेट बढ़ाकर कर दी गई है 1 अगस्त, यानी खुद ट्रंप ने उसको कहा कि उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फाइनल है, अब हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये दरअसल सारा मसला वही है कि करीब जो 7-8 बड़े आर्टिकल्स हैं या कहें कि सेक्टर हैं भारत के लिहाज से, उसमें वो अपना एक दखल कर लें, अपना जो टैरिफ है उसको लोअर कर लें। ये सारी एक्सरसाइज उसकी है, और इस पर बड़ा साफ है, अगर यूरोपीय यूनियन, चाइना, भारत, दूसरे सारे देशों पर ये ऐसे टैक्स टैरिफ लगा देंगे तो फिर अमेरिका किसके साथ कारोबार कर रहा होगा? ये भी तो बड़ा मसला है ना। कहने को 192 देश है, लेकिन यही तो 4 से 10 समूह हैं जो दुनिया में ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, और चाइना, यूरोपीय यूनियन और भारत, ये उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है इतना आसान उनके लिए नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप हाँ, ये कौन सा मार्स पे जाके व्यापार करेंगे? बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और हर कोई अपना अपना कुनबा
गठबंधन मजबूत करने में लगा हुआ है। लेकिन इस सब के बीच AIMIM मतलब असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर कहीं फिट नहीं हो पा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने खुलकर महागठबंधन में कांग्रेस RJD के साथ शामिल होने की मंशा जाहिर की थी। कहा था हम नहीं चाहते सेकुलर वोट बटे। लालू यादव को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन महागठबंधन से ओवैसी साहब को भाव नहीं मिला। लग भी यही रहा था। अब इसके बाद ओवैसी ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। उन्होंने कहा अब एक तरफा प्यार नहीं चलेगा, ये वन साइडेड लव अफेयर नहीं चलेगा कि हम तो चाहते हैं तुमको और तुम हमको दुत्कारते हो। ओवैसी ने दावा किया कि अब हम तीसरा मोर्चा बनाने की संभावना तलाश रही। इंपॉर्टेंट क्यों, हमने कई बार चर्चा की है। बिहार में ओवैसी एक फैक्टर बन गए हैं, भले ही कम सीटों पर। 5 सीट पिछली बार जीते थे अपने दम पर सीमांचल के इलाके में। अब इस बार ज्यादा लोग लड़ा दिए इन्होंने अगर, तो क्या हश्र होगा। अच्छा, ये इन्होंने इस बात का भी जवाब दिया था अभी कल। इनसे कहा कि आप तो वोट कटवा पार्टी हैं, वोट काटने वाले हैं। तो इन्होंने कहा मैं खुलेआम कह रहा हूं मैं वोट काटता हूं, बताओ क्या करोगे। हाँ, मेरी पार्टी वोट काटती है, इसीलिए तो कह रहा था कि गठबंधन में आने दो। अब तुम चाहते हो मैं चुनाव ही ना लड़ूं, तो ये तो नहीं होगा, कटने दो वोट। देखिए, एक तरफा मोहब्बत नहीं होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है। और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्ज़ाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्ज़ाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके ग़ुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर ज़िंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे। और हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, अब बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़ेह तौर पर। अब साहब ये बताइए त्रिपाठी जी, इसमें गलत कौन है? इसमें महागठबंधन मतलब लालू यादव कांग्रेस ये गलत है ओवैसी साहब को साथ ना लेकर के, या ओवैसी गलत है, उन्होंने कोई अनुचित मांग कर दी थी, और इसका असर क्या पड़ने वाला है? देखिए, वैसे तो गलत कोई नहीं है। हालांकि जब प्रेम करने और ठुकराने का मसला हो तो कोई एक तो गलत होता है, लेकिन प्रेम में भी कई बार दोनों सही होते हैं, तो ये भी दोनों सही हैं। क्योंकि ये जो प्रेम है ये राजनीतिक प्रेम है, और राजनीतिक प्रेम में राजनीतिक लाभ महत्वपूर्ण होता है। ये कोई वो वाला प्रेम थोड़ी ना था कि भावना के तौर पर किसी तरह का रिश्ता बनाना, नस काट लेंगे हम तो। हाँ, नस काटने वाला नहीं है ये। नस काटेंगे दूसरे की, तो राजनीतिक तौर पर नस काटेंगे। अब अगर इसको यूं देखें तो जो ओवैसी साहब ने कहा, आज की राजनीतिक परिस्थितियों में समझदारी होती अगर उन्हें उस गठजोड़ का हिस्सा बनाया जाता। मतलब समझदारी होती कि ठीक है, उनको रख लिया, 5 सीट 10 सीट 20 सीट कितने पे उनको समेट ले और कहें कि ठीक है भाई तुम लड़ जाओ। अच्छा, 5 सीट जीतकर उन्होंने ये ताकत तो दिखाई दी है कि ओवैसी के पास है क्या बिहार में, तो बड़ी आसानी से, और वो अच्छा रहता, उससे क्या होता कि इंटैक्ट हो जाता, बीजेपी को मुश्किल हो जाती। लेकिन उनको यह लगा कि अगर एक बार हमने ओवैसी जी को दे दिया और कहीं ये 5 की बजाय 10 हो गए, और कल को किसी महत्वपूर्ण अवसर पर अचानक ओवैसी जी का राष्ट्रप्रेम जाग गया, वो मुस्लिम नेता की जगह राष्ट्रप्रेमी नेता हो गए, बीच बीच में तो होते हैं ना वो, तो हो गए, तो क्या होगा? तो वो कहेंगे कि ठीक है भाई, हम इस मुद्दे पर न भाजपा के साथ हैं न तेजस्वी के साथ हैं। ये एक डर उनको लगता है। अब लेकिन उसका राजनीतिक परिणाम क्या होगा? आपने उनको बाहर करके उनको यह अवसर दे दिया कि वो मुस्लिमों के बीच में जाकर कहेंगे, और बड़ी तीखी तकरीर करते हैं, तो जाकर कहेंगे कि देख लो भाई, हम तो झुक कर गए, हमें लालू जी अपमानित करते रहे फिर भी गए। और देखिए, ये पप्पू यादव या कन्हैया कुमार इनके आगे नहीं लगा है, ये असदुद्दीन ओवैसी हैं। यादव और कुमार का संकट है, लेकिन मुसलमान वो नाराज होगा, उसको गुस्सा आएगा, और अगर गुस्सा आएगा तो नुकसान तेजस्वी यादव को, मतलब फायदा पहुंचेगा बिल्कुल एनडीए को। अच्छा ठीक, हाँ सर बोलिए। मेरा कहना था, जिस ओबीसी को उनके राज्य के मुसलमान वोट नहीं देते, जो खुद अपने हैदराबाद में सारी सीटों पे लड़ने की स्थिति में नहीं है, वो बिहार जाके मुसलमानों को वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 2020 के चुनाव में 5 सीटें उन्होंने जीत ली थी, बाद में 4 विधायक आरजेडी के साथ चले गए थे। अगर ओवैसी ये कहेंगे कि भाई बिहार में मैं मुसलमान के वोट मुझे मिलेंगे, मैं वोट काटूंगा, फिर वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से कहेंगे, फिर पश्चिम बंगाल में वो कहेंगे कांग्रेस से मुझे सीट दो, तो आप अपने राज्य के नेता नहीं हो, लेकिन बाकी जाके वोट कटवा की भूमिका निभाने में जा रहे हो। आप चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन तेजस्वी यादव जानते हैं कि बिहार के मुसलमान हो चाहे उत्तर प्रदेश के मुसलमान हो, वो इस बात को जानते हैं कि
भाई ओवैसी की क्या हैसियत है बिहार की राजनीति के अंदर। आम आदमी पार्टी की क्या हैसियत है बिहार में बताइए, वो तो चुनाव लड़ रही है। लड़ने दीजिए ना, उसको कहां गठबंधन में शामिल किया? उसको तो कोई नहीं कोस रहा, तो इसलिए तो गठबंधन में शामिल नहीं किया ना, इसलिए गठबंधन में तेजस्वी यादव शामिल नहीं कर रहे। तेजस्वी को पता है कि मेरा जो एमवाई का समीकरण है बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, सीमांचल के 3-4 सीटों पे ओवैसी। समझना ये चाहता हूं कि ओवैसी से क्या प्रॉब्लम है महागठबंधन, इनको लगता है कि हम एक मुसलमान मतलब नेता आप नहीं एक मुसलमान नेता नहीं क्रिएट करना नहीं, ये बात नहीं है। आप ये स्वीकार कर लोगे कि बिहार के अंदर ओवैसी एक बड़ी पार्टी बनने जा रही है, बिहार का मुसलमान ओवैसी को नेता मानता है। आपके कहने ना कहने से क्या होता है सर, मतलब उनके कहने ना कहने से उसको वोट मिला है, तो मिला था ना, उनको भी तो मालूम है ना सर कि 5 सीटें जीते हैं, लेकिन वो जानते हैं इस बार कि भाई आप 3 से 4 सीटें जीतोगे। कोई बिहार के राजनीतिक समीकरण ओवैसी चुनाव लड़के बदल देंगे। पिछली बार भी उन्होंने गठबंधन किया था बसपा के साथ, वो अपना एक अलग गठबंधन बनाया था, तो इसका मतलब यह थोड़ी कि ओवैसी कितना अंतर था सर दोनों, तो एनडीए और बाहर गठबंधन में कितने वोटों का अंतर था बताइए? 12,000 वोट का अंतर था शायद, पूरे चुनाव 12,000 इलेक्शन ही बदल गया ना, 7 या 8 सीटों का पूरा इलेक्शन बदल गया ना, पूरा इलेक्शन बदल गया, नतीजा बदल गया। 14-15 और ऐसे कुछ 122 बहुत ही मतलब ऐसा मुकाबला हुआ था कि जिस मुकाबले में सचमुच अगर बड़ा बदलाव होता तो ये, और उसको तो तेजस्वी की पार्टी कहती है कि राहुल जी थोड़ा प्रचार कम किए होते तो हम शायद कुछ अब और अगर मान ले चुनाव के बाद ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जरूरत पड़ती है तेजस्वी यादव को, लालू यादव को ओवैसी की, तो नहीं जाएंगे इनके पास? जाएंगे, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूं यदि ओवैसी जी ने अपनी तरफ से तस्वीर क्लियर कर दी कि भाई मैं तो आपके साथ था, वोटों को बंटने नहीं देने के लिए बीजेपी के खिलाफ था, अब तेजस्वी जी के पास, राहुल जी के पास ये कहने को नहीं रहेगा कि वो बीजेपी की बी टीम है और हमारे वोट काट रहे हैं। पहली बात तो ये साफ हो जाएगी। दूसरी बात है कि यदि वो आ जाते और 5 सीट लेते, ये ठीक है, और आपने बात बिल्कुल ठीक है कि आपके कहने से नेता थोड़ी बनेंगे वो। यदि उनकी सीट आ गई, 5 सीटें फिर से आ गई और 10 सीटों पर और नुकसान कर दिया, तो 15 सीटों का नुकसान आपको हो जाएगा ना। लेकिन वहां क्या, 2 बड़े नेता है मुसलमानों के, एक राहुल जी और एक तेजस्वी जी, पहले ही 2 बड़े नेता हैं। प्रॉब्लम ये है असली। तो अब उसमें से कौन माने कि ओवैसी जी मुस्लिम के नेता हैं, सीट का तो नुकसान होगा। तो फिर ओवैसी जी वाली बात चलेगी ना कि मुसलमान का नेता मुसलमान न हो, ये साजिश रची जाती है। तुम बनो, हम ये ना तो बने। बार-बार कहते हैं। और जो समीर जी कह रहे हैं वो बात सही है कि भाई हैदराबाद या आंध्र प्रदेश में भी पूरा तो है नहीं, तेलंगाना में पूरा है नहीं, लेकिन जहां जहां वो जा रहे हैं वो छोटा पॉकेट है सही, उसको बड़ी मजबूती से पकड़ आप कैसे फोकस कर रहे हो इसकी बात है ना। ये पकड़ना है। साहब एक कमेंट पर आगे बढ़ो। 17% है मुस्लिम वोट वहां पे, और उसी का बंटने की पूरी लड़ाई चल रही है। अब अगर स्पेशल रिपोर्ट जो है, सर जो है, वो 35 लाख वोटर्स को डिलीट कर चुका है, और अगर उसमें से ज्यादा सीमांचल के हैं तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट एक्चुअली पॉजिटिव लेके आएगा ओवैसी के लिए, क्योंकि लोगों को यह लगने लग जाएगा कि अब जो है हमें मुस्लिम को यूनाइट होके ओवैसी के साथ जाना चाहिए, जो कि एक मुस्लिम लीडर है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो होगा आरजेडी को और कांग्रेस को, और कहीं ना कहीं 5 सीट हम सब बोल रहे हैं जो सीमांचल के अंदर ये ले जाएंगे। मेरे हिसाब से इस आने वाले इलेक्शन के अंदर उससे भी ज्यादा वो सीटें लेके जा सकते। चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं साहब। बिहार में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव जो हैं कांग्रेस पार्टी में, इन्होंने कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कल दरअसल दिल्ली में बिहार के चुनाव को लेकर के एक बड़ी मीटिंग कांग्रेस पार्टी ने बुलाई थी, और वहां पप्पू यादव को स्पेशली बुलाया गया था। पप्पू यादव को बुलाना अहम क्यों है, वो तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, इस ट्रक पर या इस रथ पर जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का हो रहा है, इसके खिलाफ जो इन्होंने एक बड़ा चक्का जाम का आंदोलन किया था अभी, उसमें पप्पू यादव को इनके ट्रक पे चढ़ने नहीं दिया। वो देखिए देख रहे हैं पप्पू यादव गिर भी गए। पप्पू यादव को लोगों ने कहा साहब आपका अपमान हो गया। पप्पू यादव ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा देखो साहब जो लिस्ट आई थी रथ में कौन चढ़ेगा उसमें मेरा नाम नहीं था, इसलिए अपमान की बात नहीं है। मैं देख रहा था राहुल गांधी ठीक से चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए। फिर बाद में उन्होंने बोला कि नहीं साहब लेकिन आपके लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ आपके साथ। तो उन्होंने कहा बिहार की जनता के लिए एक बार क्या मैं लाख बार अपमान कराने के लिए तैयार हूं, मुझे अपमान से प्रॉब्लम नहीं है, बात जनता की है, जनता की बात होनी चाहिए। एनीवे, अब ये मुद्दा इतना चल गया चर्चा में, सोशल मीडिया में, हम मेन स्ट्रीम मीडिया में, पप्पू यादव का अपमान हो गया, पप्पू यादव को तेजस्वी यादव ने रथ पे नहीं चढ़ने दिया, तो इसलिए कांग्रेस को शायद लगा हो भाई हम जीत के आया है, अपने दम पे जीत के आया है, हमारे सिंबल पे नहीं जीता है, निर्दलीय जीता है, और एक अपनी और कहीं ना छोड़िए अपने जहां से जीता वहां तो होल्ड रखता ही है ना पप्पू यादव। तो पप्पू यादव को साथ में रखना होगा, इसलिए पप्पू यादव को कल की बैठक में बुलाया गया है। अब निकल के पप्पू यादव क्या बोले वो आप सुन लीजिए। मोदी का पूरा ब्लेसिंग है, खड़गे जी ने हमें लड़ने के लिए आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस में कौन सीएम हो सकता है? बहुत है, हमारे सीएम की कमी है, हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है,
तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे सोबर आदमी हैं। अशोक राम जी हमारे लीडर हैं। तारिक साहब सीएम फेस का हो सकते हैं क्या अशोक राम जी सीएम फेस नहीं है? अब पप्पू यादव ने जो बातें कही वो जरा सुनिए। पप्पू यादव ने ये कहा कि पहले तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि प्रॉब्लम मेरे रथ पर चढ़ने से राहुल गांधी को तो हो ही नहीं सकती, प्रॉब्लम थी तेजस्वी यादव को। हम बाकी लोग भी, हम ही लोग मीडिया लोग में यही बातें हो रही थी। तो इन्होंने फिर तेजस्वी यादव को थोड़ा राइट टाइम करने की कोशिश की। इन्होंने कहा तेजस्वी जी जब बच्चे थे ना, मैं विधायक बन चुका था, तो नेता हूं, ये तेजस्वी यादव भी समझ लें। अच्छा, लालू यादव तेजस्वी यादव से इनका मामला जो है बहुत पुराना है। 2024 के इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले इनकी अब अलग पार्टी थी, जन अधिकार पार्टी जप, और ये अपनी पार्टी का विलय करना चाहते थे आरजेडी में, लेकिन इसके लिए लालू तैयार नहीं हुए। फिर इन्होंने कहा अच्छा साहब मुझे आप चुनाव लड़ने दो यहाँ से, पूर्णिया से। उन्होंने कहा चुनाव भी नहीं लड़ने देंगे। फिर ये कांग्रेस पार्टी में चले गए। फिर कांग्रेस से उन्होंने कहा कि मुझे पूर्णिया से टिकट दे दो, लेकिन लालू जी का डंडा था। लालू जी ने कहा पूर्णिया तो नहीं देंगे, पूर्णिया में हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, फिर मैं निर्दलीय लड़ जाता हूँ। निर्दलीय लड़े, और आप जानते हैं उसमें तेजस्वी यादव की पार्टी की जो बीमा भारती जो उम्मीदवार थी वो कौन से नंबर पे थी? तीसरे नंबर पे थी। तो अपने यहाँ पर पूर्णिया में पप्पू यादव ये ताकत रखते हैं। अब ये बाहर निकल कर, लेकिन जो इन्होंने एक और दूसरी बात तेजस्वी यादव को ही पिंच करने वाली कही कि सीएम फेस हमारी पार्टी में बहुत है, जबकि महागठबंधन ऑफिशियली कह चुका है कि तेजस्वी यादव ही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, और वो कहते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष को देख लें, हमारे ये नेता को देख लें, ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क्या चाह रहे हैं पप्पू जी? नहीं, पप्पू जी क्या चाह रहे हैं वो तो जग जाहिर है, लेकिन न इधर मुख्यमंत्री तय है न उधर मुख्यमंत्री तय है। हम लोग तो समझ रहे थे कि दोनों तरफ तय है, नीतीश जी वाला भी तय है, तेजस्वी जी वाला भी तय है, लेकिन दोनों तरफ मुख्यमंत्री तय नहीं, एक तो ये तय हुआ। दूसरा, पप्पू यादव को लेकर समझिए इसको, पप्पू यादव बड़े नेता हो गए हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे, लेकिन लालू जी के लिए वो वही पप्पू यादव हैं जो उनके कहने पर कुछ किया करते थे। जब ऐसा आदमी जो घर के बाहर, दरवाजे के बाहर रहने की स्थिति वाला हो, वो कहे कि नहीं नहीं हम तुम्हारे बगल घर बना ले रहे हैं, तुमसे छोटा बना लेंगे, तो बर्दाश्त नहीं होता है। ये वाला मसला है। यादव लग जाने से ये मतलब नहीं हुआ कि वो उसको स्वीकार कर लेंगे, बल्कि उनको और ज्यादा नाराजगी होगी। कन्हैया कुमार को लेकर उनको लगता है कि कन्हैया कुमार बोलते हैं तो मुसलमानों को अपील करता है, एक जो वर्ग है, जो वंचित पीड़ित वर्ग है, उसको थोड़ा अच्छा लगता है, तो वो वाली मुश्किल है। लेकिन इसका यह भी मतलब आप समझिए कि अगर राहुल गांधी ने वहां अपमान होने दिया और यहां कहा कि चलो मीटिंग में बुला के सम्मान करते, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ से मजबूरी में साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन एक दूसरे का जहां अवसर पाएंगे खचाक काटने में कोई कसर। ये मैसेज इनको मीटिंग में बुलाना, ये तेजस्वी और लालू यादव को बिल्कुल बड़ा मैसेज है भाई। पहले भी मैसेज दिया था मैंने, उस दिन भी कहा था कि लालू जी ने किया ही इसलिए, करवाया इसलिए क्योंकि ये मान नहीं रहे हैं राहुल गांधी। राहुल की अगर पार्टी के तौर पर देखें तो अच्छी रणनीति है, अपनी पार्टी को हर कोई मजबूत करना चाहेगा, लेकिन अब अगर ये दोनों ये कर रहे हैं तो जरा आप ध्यान से सोचिए मैसेजिंग क्या होगी। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सामने वाले की किसी न किसी कमजोरी को पकड़कर उसको उठा के पटक देने की कोशिश करेंगे, वो भी कांग्रेस पार्टी तेवर दिखा रही है लालू यादव को। दिखाना चाहिए। मुझे लगता है कि आप कब तक पिछलग्गू बनकर चलते रहोगे। आपने लोकसभा चुनाव में उनकी सुन ली कि भैया पप्पू यादव को टिकट नहीं दोगे, तो आपने हार मान ली। अब बिहार विधानसभा चुनाव में अब राहुल गांधी लगातार वहां यात्रा कर रहे हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष वहां दलित को बना दिया, तो अब आपको अपनी ताकत तो बताना पड़ेगी। आप अगर ये बता दोगे भाई हम आरजेडी के बिना चुनाव, मतलब पूरे पिछलग्गू हैं, उनके कहने के हिसाब से करेंगे, तो पार्टी का कैडर कैसे निराश होगा? देखिए, पप्पू यादव अकेले ऐसे यादव नेता है जो ना एनडीए के हिस्सा है, ना जो महागठबंधन का हिस्सा है, फिर भी चुनाव जीते हैं और अपनी राजनीति बना के चलते हैं। आप उत्तर प्रदेश देख लो या बिहार देख ली, कोई यादव नेता किसी ना किसी पार्टी के दम पर ही बना है, निर्दलीय कोई अपनी हैसियत नहीं बना पाया। रामकृपाल यादव जैसे नेता लालू के, वो जब बीजेपी में गए तब उन्होंने मीसा भारती को चुनाव क्या है इनको? लालू यादव, तेजस्वी यादव को इनसे प्रॉब्लम क्या है? ये तो आरजेडी में काफी वक्त रहे हैं, हालांकि निकाले भी गए आरजेडी से फिर नहीं, लेकिन इनका यह है कि ये भाई तेजस्वी को बहुत ज्यादा सम्मान उस तरह से नहीं देते जिससे कि तेजस्वी चाहते हैं कि भाई यादव को मेरी मुट्ठी के अंदर है, मैं जो कहूंगा वो करूंगा। ठीक है, पप्पू यादव को कहना है कि भाई मेरा एक अपना आधार है और मैं जमीनी स्तर का नेता हूं। तो मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से आरोप लगा था कि भाई उनको अपमान हुआ है, कल उनके साथ मीटिंग में बुलाया है, मुझे लग रहा है जो गिले शिकवे होंगे वो दूर हो गए होंगे। और ये बहुत अच्छा है कि पप्पू यादव को कांग्रेस बिहार में स्पेस दे, क्योंकि
बिहार में एक बड़ा वोट यादव, पप्पू यादव के कारण कांग्रेस को मिल सकता है विधानसभा चुनाव के पप्पू अंदर। यादव चुनाव में कुछ लेके ही आएंगे पार्टी निश्चित के। लेके आएंगे, Alright, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जरा ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के काम की बात हम लोग कर लें, जो कि अब अपने अंतिम चरण के अंदर पहुंच चुका है। चुनाव आयोग जो है उसकी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 7,89,69,844 मतदाताओं में से अब तक 6,60,67,208 लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है। मतलब 88.18%, 88% लोगों का फॉर्म आ गया। मतलब 11%, 12% मतदाताओं का फॉर्म भरना बाकी रह गया। चुनाव आयोग ने यह बताया कि घर घर जाकर 2 बार बीएलओ सर्वे कर चुके हैं। अब यहां से सुनिए आगे, और ये यहां से बनेगी झगड़े की वजह। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे सर्वे में यह पाया गया 1.59% मतदाता मृत है। अगर आंकड़ों में देखें तो यह संख्या 10,50,000 के पार है। 2.2% मतलब 14,53,000 लोग जो हैं वो अपने पते पर नहीं मिले। चुनाव आयोग ने कहा कि ये लोग परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं दूसरी जगहों पर, बिहार छोड़ दिया है तो वोटर नहीं रह गए। और 0.73% मतलब 4,82,000 लोगों का नाम 2 जगहों पर वोटर के तौर पर जुड़ा हुआ है। अब इन तीनों वर्गों को आप मिला करके देखें तो ये जो कुल आंकड़ा बनता है ये बनता है 35,70,800। 35,70,000 मतलब अगर ये तो कटने, जो मृत है उसका नाम कटेगा ही, जो परमानेंटली शिफ्ट हो गया उसका नाम कटेगा ही। अगर मैं केवल इन दोनों की भी जोड़ दूं तो ये 39,94,000, ये मानते हुए कि जो 2 जगहों पर जिनके वोट बने हुए हैं वो दूसरी जगह का सब लोग वोट छोड़ देंगे और सब लोग जो हैं बिहार के वोटर बन जाएंगे, तब भी 29,94,000 मतलब 30 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटना तय है। अब इस पर हंगामा होगा या नहीं होगा, सर बताइए। हमसे बिल्कुल होगा ही हंगामा। अब जो डेड है उस पर तो क्या कर सकते हैं कि डेड वाला में तो कुछ किया नहीं जा सकता, उस पर क्या हंगामा होना। अब ये नहीं पता कि डेड में से 2024 में कितने लोगों ने वोट दिया था जिंदा होकर। यही बोलेगा ना विपक्ष। हाँ, यही होगा, मतलब उसमें से दिया ही होगा ना, तभी तो होगा। या चेक करवा ले, जब वेरीफाई कर रहे हैं तो पता पड़ेगा ना। ये तो वेरीफाई भी हो सकता है, क्रॉस चेक हो सकता है कि पिछली बार इन मृत लोगों में से कितने लोगों ने वोट डाला। चुनाव आयोग कह रहा है 2 बार हमारा बीएलओ घर जाके देख। नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, 2024 में कितने मृत लोगों ने वोट डाला ये भी तो वेरीफाई हो ही सकता है, क्योंकि आपका वोट मैच नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर जो वोट डाला उसमें तो लिस्ट में है ही। तो वो डेड लोगों ने वोट डाला कि नहीं डाला वो है। लेकिन उसके अलावा जो है 2 इशू वो सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें हंगामा होगा कि एक जो लोग शिफ्ट हो गए, परमानेंट शिफ्ट हो गए। कि परमानेंट शिफ्ट होने का क्या मतलब होता है? बिहार छोड़ दिया। कैसे कहते हैं बिहार छोड़ना? मतलब नौकरी पर गए ना, तो नौकरी पर तो सारे एमपी दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनके सारे वोट तो वहां पर हैं अपने इलाके में। वो परमानेंट है कि नहीं है? 20 साल से आप एमपी बने हुए हैं दिल्ली में वहां पर तुगलक रोड पर और नहीं। अब सारे चुनाव आयोग के लिए परमानेंटली शिफ्ट होने का मतलब तो यही है कि ये बिहार के नागरिक नहीं है, कहीं और चले गए, यही मतलब होगा ना। हाँ, लेकिन उसमें वो तय करना होगा इलेक्शन कमीशन। मैं कह रहा हूँ उसी पर केवल हंगामा हो सकता है कि भाई उन वोटों को देखा जाए कि यदि डबल वोट आपके पास है तो कहां पर आप रहना चाहते हैं, कहां पर नहीं रहना चाहते, उसको क्रॉस चेक करें। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया पिछले 20 साल में कि ये सब फर्जी वोटर थे जिनकी 2 जगह वोट थे, लेकिन उसने कभी कोई क्रिमिनल प्रोसीजर या कोई ऐसा काम नहीं किया उनके खिलाफ। उन्होंने कहा ठीक है ये गलती से होता है और सब लोग कर रहे हैं, तो उसको एक बार कर देना चाहिए कि वो लोग बता दें कि वो यहाँ रहना चाहते हैं या वहां रहना चाहते हैं। ये तो 30 लाख सीधे सीधे दिख रहे हैं। अभी इसमें वो भी लोग जुड़ेंगे जो बोला जाएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, यमन में भारतीय नर्स को जिसे फांसी की सजा मिली थी और इसे कल फांसी होने वाली थी, निमिषा प्रिया, उनकी फांसी टल गई है। देखिए, भारत में लोगों के लिए बड़ी खबर है कि ये हमारे देश की नागरिक जिसके ऊपर हत्या का इल्जाम था और उसको फांसी की सजा तय हुई थी वहां पर कल, यानी कि 16 जुलाई को उसको फांसी दी जाने वाली थी, वो फांसी टल गई है। इसको लेकर आपको बता दूं भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका गई थी और अटॉर्नी जनरल ने वहां भारत सरकार की तरफ से जवाब भी दिया था कि हमने सारे डिप्लोमेटिक अपनी तरफ से प्रयास कर लिए हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं किया जा सकता। लेकिन एक दिन पहले फांसी की सजा से निमिषा की फांसी टाल दी गई है, यह इस वक्त हमें खबर मिल रही है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा था याचिकाकर्ताओं से, इनके परिवार से, कि हमारा फैसला यमन में थोड़ी माना जाएगा, तो जो भी प्रयास कर सकती है वो सरकार ही कर सकती है। और सरकार ने कहा कि हम सारे प्रयास कर चुके हैं। उसके बाद तक खबर नहीं आई थी कोई अच्छी खबर वहां से, अब आई है एक दिन पहले फांसी टलने की।
मुझे याद आ रहा है कि कतर से 7 लोगों को हम लोग ऐसे जिंदा बचा करके लाई थी मोदी बड़ा सरकार, कदम और था। ऐसे ही ये काम है। अच्छा, ये जो वाकया है, ये बड़ा संगीन जुर्म वैसे है जो इल्जाम इनके ऊपर है, हत्या और का। वहां सच पाया गया है। ये इनके ऊपर आरोप ये है कि इन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या की, और वहां के जो पुलिस है उसका एक कहना है कि शव के टुकड़े हमें मिले थे। तो और इल्जाम इनके ऊपर लगाया गया था, और फांसी की वहां पर इनको मृत्यु दंड दिया जाना था। मृत्यु दंड भी मैं पढ़ रहा था, वहां पर जो है फांसी की सजा भी होती है, सर कलम करने की सजा भी होती है यमन में, क्योंकि वो इस्लामिक मुल्क है। लेकिन ज्यादातर मामलों में जब वो मृत्यु दंड देते हैं तो गोली मार देते हैं। आदमी व्यक्ति को जो है जमीन पर लिटा देते हैं, ऐसे मुंह के बल लिटा देते हैं। फिर एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर पीठ पर एक निशान बनाता है कि यहां दिल है, मतलब इस जगह मारोगे तो दिल पे गोली लगेगी, और वहां पर जाकर के गोली चलाई जाती है। खैर, ये सब टल गया, ये बड़ी अच्छी बात है। ये सारी चीजें इसको डिप्लोमेटिक विन के तौर पर आपको केरल के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री मोदी से इसमें दखल देने की गुजारिश की थी। अब ये तो लग ही रहा है कि इसमें कोई ना कोई भारत सरकार का डिप्लोमेटिक एफर्ट वही जो है काम में आया है। बाकी और डिटेल अभी आएगी तो हम आपको बताएंगे, लेकिन एक ये अच्छी खबर नहीं, बड़ी वजह है, डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज के बिना तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि इनका एक्चुअली इनका परिवार जो है वो भी काफी वक्त से यमन में ही कैंप किए हुए हैं, तो वो भी अपने प्रयास कर रहे थे वहां पर। अब किस वजह से हुआ, वहां के लीगल कोर्ट ने प्रोसेस टाल से दिया। नहीं हो सकता। हाँ, ये सवाल, असली सवाल ये यमन के लीगल प्रोसेस से हुआ है या डिप्लोमेटिक एफर्ट से हुआ, एमनेस्टी से हुआ है? बिल्कुल, यमन एक बहुत ही ट्रबल्ड कंट्री है। आपको देखा है कि हुतीज भी वहां पे हैं, यमन की अपनी गवर्नमेंट है, कुछ को बैक किया जाता है सऊदी अरेबिया से। वो बहुत ही ट्रबल्ड स्टेट है। वहां पे अगर ये डिसीजन आता है कि भारतीय मूल की नर्स को उसकी फांसी की सजा से हटा दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। चाहे वो जीत हमारी डिप्लोमेसी की हो, चाहे वो जीत हो इनके परिवार के एफर्ट्स की, या चाहे वो जीत हो प्रक्रिया की जो कोर्ट्स के द्वारा की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय मूल की नर्स को अगर छोड़ा जाए तो मैं इसमें यह जरूर कहूंगा कि ये हमारे देश की भी जीत है। जी सर। हाँ, बोलिए। इसमें एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वहां पर शरिया के हिसाब से लॉ है कि जिसकी हत्या हुई उसके अगर परिवार वालों से आकर ब्लड मनी कि अगर आप उन्हें जो पैसा मांगा है अगर आप उन्हें दे देते हो तो वो ये कह सकते हैं कि भाई सजा माफ कर दो। तो वो भी एक उसके अंदर एंगल है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जिस तरीके से राजनयिक कोशिश लंबे समय से कर रही थी, यह बड़ी सफलता है भारत देश की कि यमन जैसे देश में कि जहां भारत के कूटनीतिक संबंध बहुत अच्छे नहीं है, कोई भारत के कोई बहुत दोस्ताना संबंध नहीं है, वहां सिविल वॉर बहुत कॉमन है, और भारत ने तो वहां से अपने काफी नागरिकों को निकाला था सिविल वॉर के समय, 5 से 7 हजार लोगों को निकाला था। उस समय भी ये वहां पर निकल नहीं पाई थी। तो मुझे लग रहा है कि एक अचीवमेंट है भारत सरकार। अब ये भी एक फैक्टर है ब्लड मनी वाला। एक्चुअली इसके जिस व्यक्ति की हत्या हुई उसके परिवार को ब्लड मनी में 10 लाख अमेरिकी डॉलर, मतलब 8.5 करोड़ रुपया ऑफर किया गया था इनके परिवार की तरफ से, लेकिन वो अभी तक माने नहीं थे। हम लोग थोड़ा दूसरी तरफ बहस नहीं चले गए हैं इस चक्कर में कि एक भारतीय है वहां। राहुल गांधी लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे हैं। भारतीय सेना पर दिए गए बयान के मामले में उनके ऊपर केस हुआ था, जिस पर पेशी के लिए उनको अदालत बुलाया गया था। गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि गलवान में भारतीय सेना के जवानों को चीन के जवान पीट रहे हैं, और उनके इस बयान के बाद बीआरओ के बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर उदय शंकर श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ में मानहानि का केस दायर किया था, और इसके खिलाफ राहुल गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गए थे, लेकिन वहां उन्हें कोई राहत नहीं मिली। और इसके बाद राहुल गांधी आज लखनऊ की अदालत में पेश हुए हैं। कांग्रेस के नेता ये बता रहे हैं कि कोर्ट से बेल की दरखास्त की जाएगी। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में पिछली 5 तारीखों से राहुल गांधी हाजिर नहीं हो रहे थे, और आज आखिरी मौका उनको अदालत ने दिया था, जिसके बाद राहुल गांधी अदालत पहुंचे हैं। अब देखिए कि जो है राहुल गांधी को राहत मिलती है कि नहीं। राहुल गांधी का वो बयान मैं आपको सुना देता हूं जिसके बाद उनके खिलाफ ये मुकदमा हुआ है। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। तो ये जो उन्होंने बोल गए ना कि चाइना ने पीटा हमारे जवानों को, इस पर जो है ये सारा विवाद हुआ। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, कोर्ट में जब ये गए थे पहले बेल के लिए या केस हटाने के लिए, तो बड़ी सख्त टिप्पणी भी इनके ऊपर हुई थी कि नेताओं को बहुत संभल के बोलना चाहिए। ये भी कहा गया था कि आप पर तो
पहले भी एक केस हो चुका है, वो वाला मोदी वाला मामला जो हुआ था, तो पहले भी आप पर आपके बयान के लिए केस हुआ है। आपको बहुत संभल के बात करनी चाहिए, खासकर जब आप सेना के बारे में बात कर रहे हैं। रुचि कुमार लखनऊ से हमारी सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रही हैं। रुचि, ये केस तो हम थोड़ा समझ गए, अदालत का रुख इसमें अभी तक क्या रहा है? क्योंकि अभी जैसे हमने बताया कि ये पेशी में नहीं जाना चाहते थे, 4 बार उनको बुलाया, नहीं गए, तो अब अंतिम मौका इनको मिला था। यहाँ देखिए, राहुल गांधी ने अपील भी की थी कि ये केस उनके ऊपर फर्जी तरीके से लगाया गया है। राहुल गांधी के वकीलों का कहना था और उनको व्यक्तिगत पेशी से छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इसको नहीं माना। और अब आज आखिरी मौका कोर्ट ने दिया था कि राहुल गांधी, क्योंकि पिछले 4-5 बार से कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं, डेट लगती है, उनका वकील कहता है, कोई ना कोई वजह बताता है कि इस वजह से राहुल गांधी आज कोर्ट में नहीं आ पाए। तो पिछली सुनवाई जो हुई थी उसमें कोर्ट ने कहा था कि अब आखिरी मौका हम दे रहे हैं राहुल गांधी को कि वो कोर्ट में आए और अपनी बात रखें। तो अब राहुल गांधी कोर्ट की इस चेतावनी के बाद आज लखनऊ पहुंचे और करीब 2:30 बजे के आसपास वो कोर्ट के अंदर पेश होंगे जज साहब के सामने। और उसके बाद कांग्रेस का यही कहना है कि इस पूरे मामले में कहीं भी सच्चाई नहीं है, तो राहुल गांधी बेल लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा कि कोर्ट क्या करते हैं। सौरभ, वो बयान भी हमने भी सुना दिया जिस पर राहुल गांधी पर यह केस हुआ है। अब वो बातें सुनकर आहत हुए बीआरओ के डायरेक्टर जनरल हैं जिन्होंने इनके ऊपर केस किया है कि भाई आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि चीन हमारे जवानों को पीट रहा है, हमारी सेना के जवानों को पीट रहा है। वो तो शब्द तो उनके जो थे वो वाकई थोड़े अपमानजनक या बुरे लगने वाले थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये मामला अदालत में पहुंच जाएगा, शायद राहुल गांधी ने नहीं सोचा होगा। जी बिल्कुल सौरभ, क्योंकि कोर्ट पे ये दलील दी गई, लेकिन कोर्ट ने इसको नहीं माना, इसको मानने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी के वकीलों की तरफ से जो कोर्ट में पिछली पेशियों पे दलील दी गई थी कि ये आरोप गलत है, राहुल गांधी का बयान ऐसा नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जो कहा कोर्ट में कि ये कहा कि नहीं, शुरुआती तौर पे ऐसा लगता है कि आपत्तिजनक है, कोर्ट में आके राहुल गांधी को अपनी बात सामने रखनी चाहिए। तो अब आज मौका है राहुल गांधी के सामने, वो कोर्ट में जाएंगे और वहाँ अपनी बात रखेंगे। अब कोर्ट का क्या रुख रहता है, इसके लिए सौरभ थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। रुचि, तो फिर आपसे दोबारा बात करेंगे जब राहुल गांधी की पेशी होगी। त्रिपाठी जी, एक सदस्यता गई थी राहुल गांधी की, उस बयान पर सजा हुई थी इनको, मोदी वाले बयान पर, चोर वाले बयान पर, और अब ये बयान, ये केस। देखिए, हमारे देश में राजनेताओं को बड़ी छूट है सौरभ जी। 5 बार किसी मामले में समन हो जाए और कोई न जाए तो उसका क्या हश्र होगा या क्या हाल होगा, ये हर कोई जानता है। अभी ये जो मसला है ये गंभीर है। पिछली बार जो उन्होंने कहा था जिस पर सदस्यता गई थी, वो फिर भी इसकी तुलना में छोटा मसला था। वैसे तो छोटा वो भी नहीं था, आप अगर जाति टिप्पणी कर, लेकिन छोटा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जाति, क्षेत्र, भाषा, प्रांत, ये सब देश से छोटा होता है। देश की सेना, ये सर्वोच्च होते हैं। उन्होंने जिस वक्त ये बयान दिया था, हम कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में थे और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बॉर्डर पर जो उस वक्त की स्थितियां थी उसमें हम अपर हैंड थे। और उस वक्त की मुझे एक रिपोर्ट याद आती है जिसमें हमारे एक सैनिक ने उनके एक ऊपर के अधिकारी को मुक्का जड़ दिया था, क्योंकि सैनिकों में हमारे पास वो नहीं होता है, कोई लाठी डंडा या नुकीला हथियार या कुछ नहीं लेके चलते हैं। सिर्फ लड़ाई भी होती है ना, तो हाथ से लड़ाई होती है, वो आपस में थोड़ी मुक्केबाजी हो जाती है, धक्का देते हैं, इस तरह के तरीके से चलता है चीन और भारत की सीमा पर। हमारे सैनिक ने चीनी सैनिक को मुक्का जड़ दिया था और चीन की जो एक तरह से कहें कि जो हमारे उनके बीच की बातचीत की जो सबसे टॉप वाली जो लेयर होती है, उसमें हड़कंप मच गया था। उस वक्त राहुल गांधी ने यह बयान दिया था। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी भारतीय सेना का मनोबल कमजोर करना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी देश में बताना चाहते हैं अब हमारी सेना पिट रही है तो बोलते हुए भी जुबान जल जाए, किसी भी ढंग के देशभक्त व्यक्ति की, किसी भी देश प्रेमी व्यक्ति की? अब जाहिर है न्यायालय के सामने मामला है, तय करेंगे, लेकिन है बड़ा खराब मामला। एक फौजी यहाँ है हमारे बीच में, आपने वो स्टेटमेंट सुन ली अभी? बहुत शर्म आ रही है मुझे ये स्टेटमेंट सुनते हुए। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी पॉलिटिकल लीडर्स को कि भारतीय सेना की वीरता की गाथाएं हम नहीं गाते हैं तो पूरे वर्ल्ड में दूसरे देश भी गाते हैं, जहां मेजर प्रॉब्लम होती है वहां पे बुलाते हैं हमको पीस कीपिंग के लिए। तो ये स्टेटमेंट देना कि पिट रहे थे, 300 से 400 पीएलए सोल्जर्स थे यांगसे के अंदर उस समय, तवांग सेक्टर है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और उनका मुकाबला हमारे कुछ सैनिकों ने किया था, लेकिन लिम्स जो है वो ज्यादा टूटी थी पीएलए सोल्जर्स की,
और ज्यादा से ज्यादा वो घायल हुए थे। और वहां पे आके ऐसे कहना, हमने इतने बहादुरता से, अपने इतनी वीरता से उनका संघर्ष किया था, चाहे मुक्केबाजी हो, चाहे फिजिकल ऑल्टरकेशन हो, लेकिन वहां पे चीनियों को वापस जाना पड़ा था। तो अगर ऐसा हम काम कर रहे हैं, उस समय आप ऐसी शर्मनाक स्टेटमेंट को बोलो तो कहीं ना कहीं दिल को बहुत धक्का लगता है। अब देखिए यही, अब ये तो एक फौजी के दिल की बात है जो आपने सुनी, और ऐसे ही पहुंच गया मामला अदालत में। अब देखिए राहुल जी इस पर माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। आपको बिहार की पटना से मैं एक खबर देता हूं। पटना से या बिहार से रोजाना किसी ना किसी बड़े अपराध की खबर आती है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हत्याएं जो हैं वो बिहार के अंदर हो रही हैं। चुनावी साल है, अब नॉन स्टॉप क्राइम को लेकर नीतीश कुमार को विपक्ष तो घेरेगा ही, और नीतीश सरकार इसे साजिश कहती है। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उनकी सरकार, पार्टी ये कहती है कि देखिए सब पर एक्शन तो हो ही रहा है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, पटना में एक बैंक मैनेजर लापता हो गए थे, आज उनकी डेड बॉडी मिल गई है। लापता बैंक मैनेजर की डेड बॉडी बेऊर इलाके में कुएं के अंदर से मिली है। डेड बॉडी के साथ कुएं में बैंक मैनेजर की स्कूटी भी थी, मतलब हत्या करने के बाद इनको कुएं में फेंक दिया, इनकी स्कूटी कुएं में फेंक दी। अब इनकी चप्पल जो है वो एक खेत से मिली है। ये आईसीआईसीआई के मैनेजर हैं, रविवार रात से लापता थे। रात में करीब 10 बजे अपने घर से ये किसी पार्टी में निकले थे, फिर लौटे नहीं। अब बैंक मैनेजर अभिषेक की जिस जगह पर लाश मिली है वो बेऊर का ग्रामीण इलाका है, और वहां ये कैसे पहुंच गए, इनके साथ क्या हुआ, ये वो सवाल हैं जो आज अभी तक इसके बारे में किसी के पास जवाब नहीं है। पटना पुलिस स्पॉट पर है, डॉग स्क्वाड मौके पर ले जाया गया है। डेड बॉडी को बाहर निकाल करके अब उसका पोस्टमार्टम कराने की तैयारी हो रही है। पुलिस अभी भी ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनका मर्डर कैसे हुआ, क्योंकि या कोई हादसा कैसे हो सकता है। अब स्कूटी भी कुएं के अंदर मिली हो। रिश्तेदार उनके दोस्त सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस जगह अभिषेक की लाश मिली वहां लोग दिन में भी नहीं आते, तो रात में वहां पर क्यों जाएंगे। पटना में एक निजी बैंक के मैनेजर लापता थे और आज उनका शव मिला है। ये पटना का बेऊर इलाका, और यहाँ पर देखिए एक कुएं में उनका शव मिला है। स्कूटी से वो जा रहे थे, एक पार्टी में गए थे अपने परिवार के साथ। पहले अपने परिवार के लोगों को घर पर छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि वो बाद में आएंगे, लेकिन स्कूटी समेत उनका शव एक कुएं में मिला है। यहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। क्या जानकारी मिली आप लोग? ये अभिषेक वरुण नामक व्यक्ति हैं जो लगभग 40 वर्ष उम्र के हैं। ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, जैसा परिजन बता रहे हैं। 13 तारीख के रात में गणपति उत्सव हॉल कंकड़बाग से, ये मलाही पकड़ी में रहते थे, और गणपति उत्सव हॉल से उस रात 13 के रात में 10 बजे के आसपास निकले थे, और उसके बाद 3 बजे तक, भोर तक इनके परिजन से बात होते रही है। और उसके बाद 14 तारीख को कंकड़बाग थाना में इनके गुमशुदगी का कांड दर्ज किया गया। उस आधार पे पुलिस खोजबीन कर रही थी। आज सुबह इस कुएं से, जो हसनपुरा का खेत का इलाका है, हसनपुरा गांव से काफ़ी अंदर है, इसमें इनका स्कूटी और बॉडी दिख रहा है। डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया है, एफएसएल टीम भी आ रही है। अब निकालने के बाद, पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का कारण स्पष्ट हो पाएगा। तो पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है, आप देखिए। और ये इलाका हम आपको दिखा दें, चारों तरफ खेत है। ये देखिए हर तरफ खेत है, और यहाँ पर स्कूटी चलाकर किसी का पहुँचना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर देखिए आगे के हिस्से में जो एक बहुत ही पगडंडी जैसी सड़क है, और इस सड़क से किसी के लिए आना बहुत मुश्किल है स्कूटी से। एक सीसीटीवी की तस्वीर मिली थी, और उसके बाद से ये समझना मुश्किल है कि आखिर यहाँ पर वो कैसे पहुँचे। आप लोग उनके परिवार हैं, ये बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है, कोई रंजिश, कोई दुश्मनी, कोई धमकी? में इंसानियत है, फिलहाल कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, बस आप लोग उनको निकाल दीजिए, और मुझे कुछ नहीं बोलना, आप लोग बस उनको निकाल दीजिए। आपको कॉल उन्होंने कब किया था? रात में संडे नाइट में 2:54 तक में उन्होंने मेरी बात की। उसके बाद क्या कहा उन्होंने? बस यही कि मैं गिर गया हूँ, मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगा। इसी कुएं की बात? कुछ नहीं उन्होंने बोला, कोई लोकेशन नहीं भेजा, बस आप लोग अभी उनको निकाल लीजिए। तो ये परिवार के लोग हैं, और जाहिर है समझ सकते हैं जब अचानक इस तरह की त्रासदी जो है वो पूरे परिवार पर टूट पड़ी है। कहानी बड़ी विचित्र है। आपने देखा, ये उनके घर के लोग थे, वो कह रहे थे हमें फ़ोन आया लास्ट, तो उन्होंने कहा मैं गिर गया हूँ, मुझे बचाओ।
कुएं में गिरे हुए हैं, स्कूटी कुएं में गिरी हुई है, खेत में वो क्यों जाएंगे, चारों तरफ खेत है, छोटी सी पगडंडी है, नीतीश जो आपको दिखा रहे थे उस पर स्कूटी चला के आना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ ये क्यों पहुंचे होंगे, ये जो बैंक में काम करने वाला एक आदमी, क्या हुआ होगा इसके साथ? अब ये फिलहाल पुलिस जो है ये बता नहीं पाई है, लेकिन एक और बड़ा अपराध बिहार के अंदर हो गया है। सर, कहानी तो बड़ी उलझी हुई लग रही है। रोज हो रही है वहां पर, आप इतनी चिंता कर रहे हैं, वहां की सरकार चिंता नहीं कर रही, आप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को आपने देखा, फिर आप कहेंगे बात कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1 महीने में जितने अपराध हुए उस पर कोई बैठक की है और कहा हो कि भाई सारे डीजी को, आईजी को बुला के, पुलिस ऑफिसर्स को, कमान को बुलाकर कहा हो कि इसको कैसे ठीक करना है। तो ये तो मुझे इसमें एक बात मुझे और खराब लग रही है वैसे इस तस्वीर को देख करके। देखिए, हमारा तो काम है, जहां पर भी कोई घटना होगी, कोई खबर होगी, वहां पर रिपोर्टर पहुंचता है। तो नीतीश चंद्रा वहां पहुंचे, उनकी तो जिम्मेदारी थी, लेकिन बॉडी अंदर अभी तक पड़ी हुई है, उसके अंदर पुलिस वाले बाहर खड़े हैं। मतलब कोई तो प्रोसीजर होता होगा, आप एरिया को सिक्योर करेंगे, क्यों जाने देते हैं वहां पर किसी के पास? महिला जो है, वो जो परिवार की महिला, वो बैठी हुई रो रही है बगल के अंदर। सब कुछ बड़ा अजीब है। ये बताना कि पुलिस कितनी संवेदनहीन हो चुकी है। मतलब वो महिला वहां पहुंच गई, पुलिस अभी तक वहां पर उस पर काम कर, पुलिस बाहर नहीं निकाल पाई है बॉडी को। ठीक है, किसी को गोताखोर को बुलाएंगे, कोई रस्सी बांधेंगे, फिर निकालेंगे, पंचनामा होगा, और अभी तो ये पता पड़ेगा कि भाई क्या शरीर पे कोई चोट के निशान थे, कि मतलब गोली मार दी गई या पीट के मार के फेंका गया। ये जो फैमिली ने बोला ना अभी नीतीश से बात करते हुए कि हमें लास्ट कॉल आया तो उन्होंने कहा मैं गिर गया हूं, मुझे बचाओ, ये थोड़ी और उलझा रहा है कहानी। हाँ, तो अभी अगर मार के फेंकते तो इतना कॉल करने की स्थिति में नहीं थे। क्या वो स्लिप हो गया, उन्हें पता नहीं था, कुआं खुला दिख रहा है, तो क्या उन्हें समझ में नहीं आया कि यहाँ पर कुआं है, वो गिर पाए? अब मुझे लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली कैसी मौत हुई, क्या डूबने से मौत हुई होगी, तो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा तो समझ में आएगा कि ये गिर गए थे, पानी में डूब के मर गए। स्कूटी के साथ किसी को बुलाने पर ही वहां पर गए, ऐसा नहीं है कि आदमी अपने आप तो नहीं जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा, किसी कारण से कोई मीटिंग जैसे होता है ना कि भाई यहाँ पर मिलेंगे या वो करेंगे, उस तरह की घटना मुझे लगती है। बाकी तो फिलहाल पुलिस वाले ये बताए कि ये हादसा है या हत्या है, पहले तो ये बात सामने आनी चाहिए। कुछ और खबरें, कुछ पॉलिटिकल खबरें और हैं। आज कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी बैठक होगी रणनीति बनाने के लिए। सोनिया गांधी एक बैठक लेने वाली हैं। दरअसल पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है अभी, और 1 महीना वो चलेगा, और उसमें इस बार विपक्ष के पास घेरने के लिए, वैसे तो हर बार कहीं ना कई मुद्दे होते हैं, इस बार भी बहुत मुद्दे हैं। उसमें खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा ये कहा कि हमें पूरी जानकारी नहीं दी गई, हमें भरोसे में नहीं लिया गया, क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, हमारा क्या नुकसान हुआ, वो ये लगातार पूछ रहे थे। चाइना का एंगल उसमें आ गया है। ये सारी बातों पर जो है वो इस बार उनको घेरेंगे। बिहार में ये जो ये इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई चल रही है, ये सवाल भी उसके अंदर उठाया जा सकता है। तो कांग्रेस की एक बड़ी बैठक रणनीति को लेकर के लिहाज से होगी। इसमें एक चीज देखने की वाली इंपॉर्टेंट होगी कि ये तो कांग्रेस की बैठक है, क्या यूनाइटेड ऑपोजिशन आपको इस बार दिखाई देगा, या जैसा हमने पिछली बार देखा था हर पार्टी अपने अलग मुद्दे को लेकर के बात कर रही थी, क्या यूनाइटेडली एकजुटता जो है हमें विपक्ष की दिखाई देगी? एक दूसरा, कल बीजेपी की एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है। इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह थे, पीयूष गोयल थे, किरण रिजिजू थे, जी किशन रेड्डी थे, बहुत सारे सीनियर मिनिस्टर्स इसके अंदर थे, मैंने नाम पढ़े। तो इतने सारे मंत्रियों का एक साथ बैठ करके किस मुद्दे पर बात करना हुआ होगा, क्योंकि इसका कोई मीटिंग का कोई ब्यौरा जो है वो बाद में नहीं दिया गया है। तो ये भी एक डेवलपमेंट थी कल की, लेकिन दोनों खेमे किसी बात को लेकर तैयारी कर रहे हैं। हाँ समीर जी। निश्चित रूप से मुझे लगा कि दोनों की अपनी तैयारी, 21 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है, 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक है। सोनिया गांधी ने कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई है, और मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, वो इस समय अगर वो विपक्ष के सभी नेताओं को, सांसदों से बात करते और सभी नेताओं को बुलाते कि कैसे हमें सरकार को पार्लियामेंट के अंदर घेरना है, कैसे ऑपरेशन सिंदूर के मामले को उठाना है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के मामलों को कैसे उठाना है, उड़ीसा में जो बेटी ने सुसाइड किया उसको लेकर कैसे उठाना है, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होता अगर राहुल गांधी बैठक को बुलाते हैं। वो तो कोर्ट में जा रहे हैं। नहीं, आप कोर्ट में तो आप आज जा रहे हो ना, कल तो आप यहाँ पर हो, परसों आप रहोगे, अभी तो आपके पास समय है। तो मुझे लग रहा है कि संवादहीनता विपक्षी पार्टियों में आपस में रह गई है, वह मुझे लगता है कि एक विपक्ष के रूप में बहुत गलत स्थिति बन रही है। यही सर अपने आप में अटपटी बात है कि आप पार्लियामेंट सेशन को स्ट्रेटेजी बना रहे हो और लीडर ऑपोजिशन उस मीटिंग में, अब मुझे नहीं पता तब तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, शायद 5 बजे वो मीटिंग होनी है। मुझे संभावना से कम लग रही है। अब पेशी इनकी 2:30 बजे है, उसके बाद ये वहां से पहुंचेंगे मीटिंग में, क्या पता पहुंचे ना पहुंचे। नहीं, राहुल गांधी को बहुत गंभीरता से लेते नहीं, उन्होंने कहा ठीक है मदर बैठक ले रही है, मैं अपनी माँ से बात कर लूंगा क्या बातचीत हुई है। वो बहुत गंभीरता से इस तरह की बैठकों लेते नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अगर राहुल गांधी खुद बैठक आमंत्रित करते हैं तो ज्यादा
ज्यादा गंभीरता नजर आती है कि सरकार के खिलाफ विपक्ष कुछ साझी रणनीति बना रहा है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बैठक की कल रात की बात है, मुझे लग रहा है वो भी एक पार्लियामेंट से रिलेटेड इश्यू होगा कि भाई पार्लियामेंट में कैसे करना है, या बिहार को लेकर कोई चर्चा हो रही होगी। कोई बड़ा फैसला उस बैठक में चर्चा नहीं होगा, क्योंकि जो लीडर्स थे वो इतने बड़े नेता नहीं थे कि उनके सामने कोई पार्टी के बड़े चीजों को लेकर फैसला होगा उसके अंदर। तो मुझे लग रहा है वो भी पार्लियामेंट से जुड़ा होगा, बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर होगा, या अन्य दूसरे जो संगठन के मुद्दे हैं। क्योंकि पार्टी में अभी आप देखेंगे कर्नाटका में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुआ है, अभी हरियाणा में नहीं है, अभी गुजरात में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो होता संगठन के स्तर पर भी पार्टी में बातचीत हो रही होगी, या ये भी होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर कैसे तैयारी करना है, उस पर भी बेसिक बातें हुई होगी उस बैठक में। अध्यक्ष को लेकर के मतलब कितनी बैठकें और होनी बाकी हैं अभी? नहीं, बैठकें तो सर होंगी अभी तो, लेकिन तो अभी प्रदेश अध्यक्षों की बैठक के बारे में बात कर रहे हैं, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आ गए। ठीक है, अगली खबर पर चलते हैं। हमने सोनिया गांधी की बैठक की भी बात कर ली, कांग्रेस पार्टी की बैठक की भी बात कर ली, भी आपने एक जिक्र किया। मैं उड़ीसा वाली खबर की ओर में जाना चाहता हूँ। उड़ीसा में एक बहुत दर्दनाक, वो भी बड़ी घटना, बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ है। उड़ीसा में एक कॉलेज में पढ़ने वाली 19 या 20 साल की लड़की, उसने आत्मदाह कर लिया और आज खबर आई कि उसकी मृत्यु हो गई। 90% बर्न्स थे, उनको भुवनेश्वर एम्स में उनको इलाज दिया गया था, लेकिन उनको नहीं बचाया जा सका। और आपको बता दूं कि जब अस्पताल में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो एम्स के ही किसी कार्यक्रम के सिलसिले में वहाँ थीं, और उन्होंने जाकर इस लड़की से, लड़की तो वेंटिलेटर पर थी, डॉक्टर से मुलाकात की थी, लड़की के बारे में जाना था कि क्या है। इनके परिवार से मिली थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनसे कहा था कि एक बार ये बेटी ठीक हो जाए तो इसके बाद फिर मैं इसके लिए कुछ करूँगी। लेकिन वो बेटी नहीं ठीक हो पाई और वो उसकी मृत्यु हो गई। और मामला आप जानते हैं क्या है? मामला ये है कि ये लड़की एक टीचिंग कॉलेज में पढ़ती थी, ये बीएड या एमएड कर रही थी, और इसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर बुरी निगाह रखता था। वो उसने कई सेक्सुअल एडवांसेस किए। लड़की ने सीधे मना किया। लड़की ने इसकी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से की, पुलिस में भी इसकी शिकायत की, लेकिन उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। और फिर हार कर इस लड़की ने प्रिंसिपल के कॉलेज के सामने, ऑफिस के सामने खुद को आग लगा ली, अपने कॉलेज में। वो देखिए तस्वीर, प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने इसने खुद को आग लगा ली। क्या बीती होगी इस पर? पुलिस मदद नहीं कर रही है, प्रिंसिपल कुछ नहीं कर रहा है, कहां जाए ये? 19 साल की लड़की थी। अब इस मामले में वो प्रोफेसर भी गिरफ्तार हो गया है, वो प्रिंसिपल भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब आप गिरफ्तार करके सजा दे देंगे, उससे क्या होगा? लड़की तो नहीं बचाई जा सकी ना। त्रिपाठी नहीं, देखिए बड़ा गंभीर मसला है और राहुल गांधी ने भी इस पर पोस्ट की है। हालांकि उनका जो छात्र संगठन है NSUI, बाकायदा उस शिक्षक के पक्ष में NSUI वहाँ खड़े होकर कह रहा था कि ये जो कुछ हो रहा है, ये माहौल ख़राब किया जा रहा है, ये जो टीचर हैं इनको पढ़ाने नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से शिक्षक के पक्ष और विपक्ष में वहाँ लोग खड़े हुए, ये चिंता की बात है। उस लड़की को न्याय नहीं मिला, इसका मतलब हमारा सिस्टम, जो बार बार कहा जाता है और कई बार ऐसे मामले आते हैं कि उसको क्या लड़कियां कोई गलत आरोप लगा रही हैं, लेकिन आम तौर पर जो सिस्टम है वो लड़कियों के विरुद्ध है। लड़कियों के मामले में संवेदनशील से संवेदनशील मामले में काम करता नहीं दिखता है। एक और ये घटना हुई और मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये सीधे सीधे ऐसा कोई भी पाप कर्म करता है तो उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, देखिए मांझी जी ट्राइबल लीडर खुद हैं, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर महिला भी हैं शायद वहां पे, और उसके बाद ये इस महिला के ऊपर कई दिनों से अत्याचार हो रहा था। ये नहीं था कि उनको एक बार हुआ उन्होंने जाके कंप्लेंट की, कई समय से उनको फोर्स किया जा रहा था और उनको कहा जा रहा था कि आपको फेल कर देंगे। उनकी इतनी मानसिक तनाव हो गई कि जब किसी ने भी उनकी नहीं सुनी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने तो खुद कर रहा था, प्रिंसिपल ने भी नहीं सुनी और उसके बाद पुलिस ने भी नहीं सुनी और किसी ने नहीं सुनी। हम हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर जब भी संवेदनशील बात होती है कभी भी महिलाओं के साथ, हम समय पे क्यों नहीं एक्शन लेते? वहां पे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स से मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूं। कहते हैं 30% रिजर्वेशन करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम अपनी महिलाओं को आगे लेके जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब समय होता है, जब वो कंप्लेंट लेके आती हैं, उस समय हम उस पर क्यों नहीं एक्शन करते? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बेशर्मी देखिए, सरकार, राज्य सरकार के एक विधायक का कहना है कि भाई 20 लाख रुपए मुआवजा दे तो दिया है हमने। अच्छा, ये बयान है कि भाई 20 लाख मुआवजा दिया तत्काल सरकार ने। सरकार कितने तत्पर है कि हमने 20 लाख रुपए घोषित कर दिए परिवार के लिए।
मतलब उसकी जान की कीमत आप 20 लाख रुपए लगा के आप अपना पीछा छुड़ाना तो चाहते अब हो। ये भी देखना होगा कि बीजेपी इस आदमी का क्या करती है। बिल्कुल। चले आगे बढ़ते हैं। कांवड़ यात्रा से जुड़ी कुछ खबरें। सावन महीने में इस पवित्र यात्रा में बहुत से लोग शामिल होते हैं, करोड़ों लोग शामिल होते हैं, लेकिन कुछ लोग शहर शहर आस्था के नाम पर हंगामा भी करते हैं। छोटी छोटी बात पर कांवड़ियों का गुस्सा भी सड़कों पर फूटता हुआ दिखाई देता है। अब कानपुर में कांवड़ियों की टोली ने पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की, मौके पर लगी हुई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। हरिद्वार में भी कांवड़ियों ने उत्पात मचाया। मामूली कहां सुनी ये बात, इन लोगों ने कांवड़ियों ने चश्मे की दुकान लाठी डंडों से तहस नहस कर दी। मेरठ में हंगामा हुआ, टक्कर लगने से नाराज होकर के स्कूल बस में तोड़फोड़ कर दी। अब ये घटनाएं रोज हो रही हैं और ऐसा नहीं कि इसी साल हो रही हैं, हर साल होती हैं। अब इसमें जो प्रशासन और पुलिस है उसका जो प्रॉब्लम है वो ये होता है कि इनको ये निर्देश होते हैं, जहां तक मुझे लगता है कि आप सख्ती नहीं करेंगे इन लोगों के साथ, क्योंकि भाई ये एक धार्मिक यात्रा पर निकले हुए लोग हैं। पुलिस इन ज्यादातर मामलों में इनको मनाती हुई दिखाई देती है, मान लीजिए कहीं कुछ घटना भी हो जाती है तो। लेकिन उसके बाद फिर आप पुलिस को भी कुछ ना समझें, आप दुकानों में तोड़फोड़ करें। और क्या होते हैं मामले, ज्यादातर इशू क्या बनते हैं? इशू ये बनते हैं टक्कर लग गई, कांवड़ गिर गया, या मेरा पानी जो है वो दूषित हो गया, या कोई घायल हो गया। अब इन मामलों पर आप और वो चूंकि कांवड़ यात्रा में जो लोग जाते हैं ज्यादातर ग्रुप्स में लोग चलते हैं, तो वो पूरा का पूरा ग्रुप जो है उग्र हो जाता है। अब ये देखिए अलग अलग शहरों से, तमाम शहरों से खबरें आ रही हैं, क्या किया जाए इसका? क्या किया जा सकता है? हम तो इस पर बार बार ही चर्चा करते हैं कि कानून व्यवस्था का मसला है। और उसमें हैरानी ये है, आपने कहा कि पुलिस को ये वहाँ पर, बल्कि हमने देखा है बहुत जगह, अभी 2 दिन पहले की घटना थी जिसमें वो पुलिस वाला बाइक को लेकर, और अभी सुबह भी मैं एक घटना देख रहा था, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, वो उनको पीट रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है, मान लीजिए किसी से एक्सीडेंट हो गया तो आप उससे झगड़ा करेंगे ना, इसको थोड़ा सा नहीं, मेरी बात सुनिए, आप तो वहां पर सारी गाड़ियां तोड़ रहे हैं, वो चश्मे वाले की मैं दुकान देख रहा हूं। पुलिस क्या करे ऐसे में? पुलिस ठीक करे जैसे पुलिस करती है, वही करे। हाँ, क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? कानून अपराध में मतलब कानून के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट आप चाहते हैं? कोई सॉफ्ट ट्रीटमेंट इनके लिए सॉफ्ट ट्रीटमेंट का तो रास्ता दिख नहीं रहा ना। सॉफ्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए कि भाई ठीक है समझा दे, लेकिन पुलिस वहां पर मुझे बेबस दिखाई देती है। और बेबस इसलिए दिखाई देती है कि महाराणा प्रताप जो है ना, उनकी पुतली जो है अभी तक नहीं घूमी है उधर। हाँ, महाराणा प्रताप की जो पुतली है, अच्छा, वहां घूमी नहीं, वो घूमी नहीं है। खैर नहीं। आगे दिल्ली से एक खबर है। दिल्ली में सरकार बदलने के बाद अब नाम बदलने की भी चर्चाएं हो रही हैं। जैसे मुस्तफाबाद का नाम बदलने की डिमांड आपको याद है हुई थी पहले, अब नजफगढ़, मोहम्मदपुर, अब शकूर बस्ती, यहाँ के नाम बदलने की मांग भी वहाँ के विधायक करने लगे हैं। शकूर बस्ती की विधायक करनैल सिंह हैं, अब इन्होंने मांग की है मेरी विधानसभा का नाम बदल दीजिए और शकूर बस्ती का नाम श्रीरामपुरम कर दीजिए, सांस्कृतिक पहचान इससे हमारी जो है वो मजबूत होगी। दरअसल विधायक करनैल जिस शकूर बस्ती के नाम को बदलने की मांग कर रहे हैं वो पहले शकूरपुर हुआ करता था, और बंटवारे के बाद उसी के बगल में पाकिस्तान के मुल्तान से आए लोगों की एक बस्ती बसाई गई और नाम शकूर बस्ती पड़ गया। इसी आधार पर ये विधानसभा का भी ये नाम हो गया। अब इसे बदलने की मांग हो रही है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि ये पुराने नाम हमें गुलामी की याद दिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार पहली बार कोई ऐसा विचार कर रही है, कई इलाकों के नाम पहले बदले जा चुके हैं, वक्त वक्त पर हर सरकारें करती हैं ऐसा, और पॉलिटिकल साइकोलॉजी इसके पीछे जो है वो होती है। जैसे औरंगजेब रोड का नाम बदल करके एपीजे अब्दुल कलाम रोड जो है वो कर दिया गया। अब एक मुस्तफाबाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ के विधायक ने कहा कि भाई ये मुस्तफा तो कोई यहाँ का लोकल कोई दुकान लगाने वाला आदमी था, इसके नाम पर जो है मेरी विधानसभा का नाम कर दिया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग हुई थी, आपको याद होगा, महाराजा अग्रसेन रेलवे स्टेशन उसको कर दिया जाए। ये मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी ये रेलवे मिनिस्टर को। आप बताइए त्रिपाठी जी, होने चाहिए ये नाम परिवर्तन? नहीं, कुछ नहीं, सब चीज़ का हाथ से बन जाता है, वही बनता हुआ दिख रहा है। नाम बनना चाहिए, बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए अगर वो किसी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा हुआ है। अगर जिस शहर से मैं आता हूँ अगर उसका नाम इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ तो उसकी वजह थी। देश के कई हिस्से हैं जहाँ इस तरह से नाम बदला गया, वो वजह है। लेकिन अगर शकूरपुर और शकूर बस्ती को श्रीरामपुरम कर देंगे तो ये तो बड़ा विचित्र सा है ना। और एक बात और समझिए, जब आप नाम कह रहे हैं तो 2 वजह हो सकती है। मान लीजिए कोई ऐसी चीज हो, कोई बड़ा नायक हो, उससे उसका जुड़ाव हो, वो स्थान हो, बिल्कुल करिए, याद किया जाए उनके नाम पर, ये अच्छी चीज होती है। लेकिन ये देश तो ऐसा है कि नेहरू गांधी के नाम पर हर दूसरी सड़क, हर दूसरा मोहल्ला, हर दूसरा फ्लाईओवर, हर दूसरा एयरपोर्ट, हर दूसरा बस टर्मिनल,
कई कई राज्य में तो सरकार आई तो इतने चौराहे राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू जी के नाम पर पूछते हैं कि कौन सा, नेहरू 1 चौक कि नेहरू 2 चौक, या गांधी जी के नाम पे इंदिरा गांधी वाला कौन सा उड़ान पुल, ये सब हुआ है। लेकिन जब इस तरह से बदलाव आप करने की कोशिश करते हैं तो सच समझिए आप उन भावनाओं को हाथ से की तरफ कॉमन ले क्या जा है रहे हैं। इसमें सर? इससे बढ़ना चाहिए। कॉमन क्या है? सब मुसलमान नाम है, इसलिए बिल्कुल इसीलिए बदल रहे हैं। लेकिन अगर वो भी बदल रहे हैं तो या तो कोई आप सांस्कृतिक पहचान लेकर आइए ना। शकूर बस्ती का नाम श्री रामपुरम कैसे हो सकता है? राम तो कड़कड़ में है, शिव तो कड़कड़ में है, तो फिर सब जगह श्री राम ही हो जाएगा। कोई वजह होनी गलत चाहिए, है आपके वहां का हिसाब से, स्थान ये मांग गलत है। बिल्कुल गलत है, हाथ से बन रहा है, ज्यादा चिंता की बात है। ऐसे ही वो बिजली मंत्री है ना AK शर्मा, उनसे कहे 3 घंटा बिजली करती है, कहे जय श्री राम। क्या मजाक बना रहे हैं ये लोग? ये मतलब भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री जी तो कल कह सोचना रहे थे कि चाहिए। ये सदियों से जो सरकार ने किया है उसको बदलने में टाइम लगेगा। पता नहीं 3 सदियों से जो काम दिल्ली में खराब किया इन सरकारों ने। ठीक है।